Okay, so if you remember, हम लोगों ने periodic के time पे already we had a discussion over the concept of oxidation state वगैरह है ना. We have already done that. Okay, so now if you see उसमें हम लोगों ने क्या किया था, basically बहुत सारे examples लेकर we discussed about कि how to determine the oxidation state of various elements in a particular compound. It can be a compound, it can be an atomic state, it can be some ion which can be atomic ion or molecular ion, and we have discussed all those things कि how to get the oxidation state है ना. इसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया था, ऑक्सीडेशन स्टेट जानने के बाद बिकॉज इट वाज बिकमिंग रिलेवेंट फॉर पीरियोडिक टेबल, इसलिए उधर ही कवर किया था हम लोगों ने. दैट बाद में हम लोगों ने एसिडिक स्ट्रेंथ की बात की थी. तो उन सब जगहों पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट जैसे टर्म जब आने लगे थे, तो वी नीडेड दैट डिस्कशन, एंड दैट्स व्हाई I'll say that ki part 1 was already discussed. In that we have also discussed about the maximum and minimum oxidation state. Now if you remember हम लोगों ने बात की थी particularly सल्फर के लिए +6 से ज्यादा नहीं हो सकता है, नाइट्रोजन और फास्फोरस के लिए we cannot have oxidation state more than 5, Mn का +7 से ज्यादा नहीं हो सकता है. Cr के कुछ कंपाउंड्स में ऐसा लग सकता है कि +6 से ज्यादा आ रहा है, लाइक CrO5 में +10 जैसा लगता है, बट दैट इज रॉन्ग. Cr का +6 से ज्यादा नहीं हो सकता है, एंड दैट वाज बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर एज वेल एज तो प्रेजेंस ऑफ परऑक्सी लिंक है ना. जहां जहां परऑक्सी लिंक आ रहा था वहां पर ये सब गड़बड़ी होती थी. वी हैड डिस्कस सच टाइप ऑफ एग्जांपल्स जो CrO5 H2 C28 ये सब डिस्कस किया था. एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट की भी बात की थी हम लोगों ने. इनफैक्ट आई टोल्ड यू थी लास्ट टू लास्ट ईयर उन्होंने ये सब कंपाउंड्स दिए भी थे, जिसके बारे में उन्होंने बात की थी कि हाउ मेनी एटम्स अमंग दीज मॉलिक्यूल्स आर हैविंग जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट. तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, दैट वाज इन जेईई एडवांस, आई एम टेलिंग यू. उसके बाद मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स करवाए थे तुमको, and then we discussed the concept of what is oxidation, what is reduction, what is redox reaction, what is oxidizing agent, what is reducing agent. I'll give you a brief overview of that जो हम लोगों ने डिस्कस किया था. सिंपल मायने में, if some substance is releasing electron and by that its one or more element can have increase in its oxidation state, then that process will be called oxidation. तो simple language में, increase in oxidation state of one or more atom of a given substance by releasing one or more electron is called oxidation. इसी का ठीक उल्टा हो जाए, if the substance is accepting one or more electron and then its one or more atom will be having reduction or decrease in oxidation state, and then that will be called reduction. कभी भी सिर्फ ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं होता है, दोनों हमेशा साथ होंगे. दैट मींस द ओवरऑल रिएक्शन इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन, एंड इट विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ रिडक्शन हाफ रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है ना. तो इसलिए हम लोगों ने ये पूरा डिस्कशन किया था. और उसके बाद मैंने बताया था, इसका मतलब है अगर दोनों स्टैंड अलोन नहीं हो सकते हैं तो ऑक्सीडेशन करवाने वाला वो सब्सटेंस है जो खुद रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन करवाने वाला वो सब्सटेंस है जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है. एंड देन वी गॉट द टर्म लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाज द सब्सटेंस which was undergoing reduction and it was oxidizing the other substance है ना. That was called oxidizing agent. Reducing agent was the substance which undergoes oxidation and then it is going to reduce other substance. तो खुद का जो ऑक्सीडेशन करवा रहा हो वो reducing agent है, खुद का जो रिडक्शन करवा रहा हो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना. इसी में हम लोगों ने एक रिजल्ट भी देखा था. मान लो कोई एक सब्सटेंस जो है that is in its highest oxidation state, it's one of the functional element जो कि अपना oxidation state change करने वाला है, that I am calling functional element. कोई स्टैंडर्ड वर्ड नहीं है, मैंने जानबूझ के बना दिया क्योंकि इतना लंबा बोलने की बजाय जब जब मैं बोलना चाहूंगा तो आई विल बी सेइंग दैट कि एक सब्सटेंस का वो एलिमेंट जो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करने वाला है, इसी को मैंने दो वर्ड में फिट कर दिया है. आई बी व्हेनेवर आई एम कॉलिंग फंक्शनल एलिमेंट दैट मींस दैट एलिमेंट व्हिच इज चेंजिंग इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट. तो अगर फंक्शनल एलिमेंट अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इसके पास एक ही ऑप्शन है, टू रिड्यूस इटसेल्फ. जो खुद रिड्यूस होगा दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा. तो दैट्स व्हाई दोस टाइप ऑफ सब्सटेंसेस which are having functional elements in their highest oxidation state will be acting as good oxidizing agent. वैसा ही उसका उल्टा लेते हैं, कोई सब्सटेंस का फंक्शनल एलिमेंट अपने अगर मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, दैट इज गोइंग टू हैव जस्ट वन ऑप्शन, दैट इट विल इंक्रीज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट. इसका मतलब है वो खुद ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरों को रिड्यूस करेगा. सच टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर कॉल्ड गुड रिड्यूसिंग एजेंट. लाइक इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स जितने दिखते हैं, इन जनरल हम लोग मेटल्स भी बोल सकते हैं, दे आर ऑलवेज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट क्योंकि वो अब न्यूट्रल स्टेट में ऑलरेडी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है. दैट इज देयर मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट. वेरी रेयरली यू विल बी गेटिंग सम मेटेलिक एटम्स व्हिच आर अंडरगोइंग रिडक्शन, दैट मींस वो -1 में भी जा सकते हैं. वो सिर्फ मेटल कार्बोनिल्स में होता है, एक आध एग्जांपल मैंने दिया था लास्ट टाइम. बट अदर देन दैट
Normally metals are going to be oxidized, and that's why they are going to reduce other, and that's why metals are good reducing agent. In fact, the strongest reducing agent is lithium, है ना? तो ये सारी कहानी हम लोगों ने की थी। और उसके बाद एक और टर्म मैंने समझाया होगा, मोस्टली डिस्प्रोपोर्शनेशन बताया था, यस। तो वी हैव डिस्कस्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, वी हैव डिस्कस्ड कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इफ आई रिमाइंड यू दैट डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब था सेम फंक्शनल एलिमेंट इज गोइंग टू बी ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड, देन दिस इज डिस्प्रोपोर्शनेशन। उसी का ठीक उल्टा हो जाए, मतलब एक रिएक्शन है जिसको पलट देने से, उसको रिवर्स कर देने से, इफ आई एम गेटिंग डिस्प्रोपोर्शनेशन, देन दैट रिएक्शन वाज कॉल्ड कॉम्प्रोपोर्शन। उसी को सिन प्रोपोर्शनेशन भी बोल देते हैं कहीं कहीं। तो कॉम्प्रोपोर्शनेशन और सिन प्रोपोर्शनेशन इज रिवर्स रिएक्शन ऑफ अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। एनी डाउट इन दिस पार्ट? ये हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है ना। और उसके बाद ये सब जो मैंने बोला अभी वो सब ऑलरेडी कर दिया। हाँ, एक पॉइंट और रह गया कि कोई सब्सटेंस का फंक्शनल एलिमेंट अगर अपने इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लाइक ऑक्सीजन के लिए -1 इज एन इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट, इट कैन ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, इट कैन रिड्यूस इटसेल्फ, है ना। -1 से वो 0 जा सकता है, -1 से वो -2 जा सकता है। देन दैट टाइप ऑफ सब्सटेंस कैन एक्ट एज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। दैट डिपेंड्स कि वो साथ में किसके आया है, मतलब किसके साथ रिएक्ट करने वाला है। If it is reacting with a very good oxidizing agent, it will start acting as reducing agent. अगर ये बहुत ही अच्छे reducing agent के साथ react करेगा तो it will start acting as oxidizing agent, है ना। तो इतनी कहानी क्लियर है सबको? कोई डाउट नहीं? देन विल बी गोइंग फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। आज क्या करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम रिएक्शंस व्हिच आर वेरी डिफिकल्ट टू बैलेंस, जिसको हम लोग ऑब्जर्वेशन से आज तक जितने रिएक्शंस बैलेंस करते थे, मैंने तुमको बोल दिया N2 + H2 गिविंग NH3, एंड इफ आई से कि इसको बैलेंस करना, यू कैन इजीली बैलेंस इट, है ना। H2 + O2 गिविंग H2O, या फिर CH4 + O2 गिविंग CO2 + H2O। ये जितने रिएक्शन मैंने बोले ना, ये भी रेडॉक्स रिएक्शन है, बट दे आर वेरी सिंपल टू बैलेंस, है ना। इसकी बैलेंसिंग हम लोग देख के कर सकते हैं। बट द मोमेंट आई गिव यू KMnO4 + H2C2O4 + H2SO4 गिविंग K2SO4 + MnSO4 + CO2 + H2, अगर मैंने ऐसा कोई रिएक्शन दे दिया, देन मैं तुमको 10-15 मिनट भी दे दूंगा ना, इफ यू आर नॉट फॉलोइंग अ पर्टिकुलर मेथड, दैट मींस यू इफ यू आर नॉट फॉलोइंग एनी टेक्निकल मेथड, ऑब्जर्वेशन बेसिस पे यू कांट सॉल्व दैट टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट मींस यू कैन नॉट बैलेंस सच टाइप ऑफ रिएक्शंस। ओके, तो देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, फिर हम लोग कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस में एंटर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली कहानी जो है अपनी पार्ट 1, आयल से पार्ट 2 कहूंगा मैं। आज की कहानी जो होने वाली है, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ये सब टर्म सीख लेने के बाद नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ऐसे बोलते हैं। एनसीईआरटी के हिसाब से इनको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शंस बोलेंगे, बट बिकॉज वी आर गोइंग टू डील विद एसिड बेस रिएक्शंस आल्सो इन दिस चैप्टर, एंड दैट्स व्हाई वी आर गिविंग इट जनरल नेम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, जिसमें बहुत सारे टाइट्रेशन होंगे। टाइट्रेशन में कुछ रिएक्शंस होंगे जो एसिड बेस रिएक्शन हो सकते हैं, कुछ रिएक्शन होंगे जो रेडॉक्स रिएक्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो उसमें जाने वाले हैं। तो बेसिकली व्हेनेवर वी विल बी गिवन सम रिएक्शन ना, उसके दो टाइप के बेसिक फॉर्मेट हो सकते हैं। एक हो सकता है कि रिएक्शन कैन बी मॉलिक्यूलर इन नेचर, दूसरा हो सकता है रिएक्शन कैन बी आयनिक इन नेचर। आयनिक का मतलब है वन और मोर सब्सटेंस विल बी आयन इन द फॉर्म ऑफ आयन, आइदर कैटायन और अनायन इन द रिएक्शन, देन यू विल बी कॉलिंग इट आयनिक रिएक्शन। तो देखो कुछ रिएक्शंस मैं दिखा रहा हूं। इनफैक्ट इफ यू सी दीज रिएक्शंस ना, तो सारे रिएक्शन जो है ना सेम ही है। तो ऊपर वाला रिएक्शन वही नीचे वाला है, बट ऊपर वाला मॉलिक्यूलर फॉर्म में दिया हुआ है, देखो यहाँ पे। और उसी रिएक्शन को मैंने यार आयनिक फॉर्म में लिखा है। तो समटाइम्स दे कैन गिव यू रिएक्शन व्हिच इज कंप्लीटली मॉलिक्यूलर, कोई आयन दिखेगा ही नहीं, जैसे ऊपर के 3 रिएक्शन जो दिख रहे हैं। इन्हीं रिएक्शंस को, नॉट ऑल दीज रिएक्शंस बट इसी में से, जैसे पहला वाला रिएक्शन तो मैंने सेम ही लिख दिया है कि इफ आई एम रिप्रेजेंटिंग दैट ऊपर वाला रिएक्शन in the form of ion, then will be given reaction like this जो मैंने नीचे दिखा है। तो there are ions involved in the reaction, then we are going to call it ionic reaction। हमेशा याद रखना है कि जब भी हम लोग बैलेंसिंग में जाएंगे तो दो चीजें ध्यान में रखनी है। If it is a molecular reaction, then we need to balance all the atoms only। अगर सारे के सारे atoms तुमने लेफ्ट राइट में बैलेंस कर दिए, then it is a balanced reaction। But if we are given ionic reactions, we need to take care of two things। One is atoms को बैलेंस करना ही करना है, चार्ज भी बैलेंस होना चाहिए, दैट वी नीड टू टेक केयर, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हमेशा ध्यान में रखनी है whenever we have been given a redox reaction which is ionic in nature, which is involving multiple ions in that। Is it okay? अभी मैं क्या करूंगा, I'll be giving you
बेसिकली 4 स्टेप्स हैं, 4 में भी हो सकता है, विद इन द स्टेप्स तुमको दिखेंगे कि मल्टीपल स्टेप्स वी आर फॉलोइंग, बट बेसिकली आई एम गोइंग टू गिव यू 4 बेसिक स्टेप्स, उसी में हम लोग सारी बैलेंसिंग का काम करेंगे। एंड व्हाइल डूइंग दैट ना, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई विल बी पिकिंग वन मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ रिएक्शन एंड अनदर आयनिक टाइप का रिएक्शन देखूंगा, और दोनों पे वो सारे स्टेप्स फॉलो करते चले जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली व्हाइल वी आर गोइंग थ्रू द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन द बैलेंसिंग ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि इन दोनों रिएक्शंस को साथ ही साथ बैलेंस कैसे करेंगे। तो 4 स्टेप मैंने बेसिक बताए हैं। अगेन यू कैन हैव अ सिलेक्शन, तुम उसको 4 का 6 करोगे या 3 करोगे। बाद में ऐसा होता है कि हम लोग सारे स्टेप्स माइंड में भी कर सकते हैं। तो आई विल गिव यू एग्जांपल आफ्टर डूइंग ऑल दीस थिंग्स ना, आई विल शो यू कि इसको एक ही स्टेप में अगर माइंड में करना है तो कैसे करेंगे। दैट मींस यू शुड हैव ऑल द स्टेप्स इनसाइड योर माइंड, पूरा एकदम सीक्वेंस में फिट हो जाएगा। तो फिर उसके बाद इतना सारा एक एक करके करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लाइक इफ आई जस्ट शो यू, पहला स्टेप क्या है, तो सबसे पहला काम करना है कि आई नीड टू आइडेंटिफाई ऑल द फंक्शनल एटम्स। फंक्शनल एटम का मतलब मैंने बता दिया, वो एटम्स जो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करने वाले हैं। एनी डाउट इन दिस पार्ट up to this point? Any doubt? So that means we are going to talk about such kind of atoms which are going to change their oxidation states. तो दोनों एग्जांपल साथ में कर लेते हैं। If you see the first one, तो हमारे पास है KMnO4, we have got KMnO4 plus H2C2O4। ऑक्सीडेशन स्टेट की प्रैक्टिस अगर अच्छी नहीं रहेगी तो इट विल बी द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेप, क्योंकि तुमको फिर ऑक्सीडेशन स्टेट ही नहीं आएगा तो फिर आगे बढ़ोगे कैसे, है ना। दैट विल बी अ प्रॉब्लम। तो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि पुराना वाला पार्ट रिवाइज करके चलना है। What I'll do now, I'll just be representing the potential atoms which might be functional atom। एक बार just दिखा देता हूं मैं, जो नॉर्मली लेफ्ट साइड में बराबर एग्जैक्टली दिख रहा है तो उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली इफ यू सी ना, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन में ऐसा कुछ नया कुछ नहीं दिख रहा है, परऑक्सी वाला कोई कंपाउंड दिख नहीं रहा है यहाँ पे, है ना। तो सारे के सारे नॉर्मल ऑक्साइड्स वाले ऑक्सीजन है, एंड दैट्स व्हाई वो सारे के सारे -2 में। चलो मैं एक बार को सारा ही लिख देता हूँ। ये -2 रहेगा, ये +1 रहेगा। इफ यू कैलकुलेट Mn का, वो +7 आ जाएगा। ये हम लोगों ने किया है, ठीक है। वैसा ही ऑक्सीजन का -2 लेकर और हाइड्रोजन का +1 लेकर, इफ यू कैलकुलेट, ऑक्जिलेट का कार्बन इज +3। ओके, यहाँ पर ये -2 और ये +1 लेकर इफ यू कैलकुलेट, दिस विल बी +6। बट इफ यू ऑब्जर्व ना, देखो लेफ्ट साइड में H2SO4 है, दैट मींस सल्फेट ही आ रहा है। यहाँ भी तो देखो सल्फेट सल्फेट ही आ रहा है, दैट मींस सल्फर इज नॉट चेंजिंग इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, एवरीवेयर इट इज इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट ओनली। बट इफ यू चेक Mn का, देखो यहाँ +2 जाएगा, अगर सल्फेट -2 है तो Mn विल बी +2, यहाँ K विल बी +1। तो यहाँ कुछ चेंजेस नहीं आ रहे हैं। कार्बन इज इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज अ चेंज। तो यहाँ 2 चेंजेस नजर आ रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है, +1 एंड -2। एनी डाउट इन दिस पार्ट? तो सबसे पहला काम ये है कि हम लोगों को आइडेंटिफाई कर लेना है ऑल द फंक्शनल एटम्स, दैट मींस दोज एटम्स व्हिच आर चेंजिंग देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। इज इट ओके? एनी डाउट? वैसे ही दूसरा देख लेते। सेकंड जो रिएक्शन लिखा हुआ है, दैट इज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि Cr2O7 2 माइनस प्लस Fe2 plus H plus is giving Cr3 plus Fe3 plus H2O. Okay. Now, if I just find out the oxidation states, मुझे तो अब बिल्कुल याद रहता है, अगेन तुम लोगों को थोड़ा सा वेयर मोड में ये सब करना है कि डाइक्रोमेट, परमैंगनेट, ये सब बहुत ही फ्रिक्वेंटली आने वाले हैं। तो Cr2O7 2 माइनस में दिस इज +6, ऑक्सीजन -2 वाला ये, तो +6 से ये देखो यहाँ +3 में जा रहा है। मोनोएटॉमिक आयन में द चार्ज ऑफ द आयन इटसेल्फ बिकम्स द ऑक्सीडेशन स्टेट। वैसे यहाँ पर देखो, ये +2 में मोनोएटॉमिक आयन है तो चार्ज इटसेल्फ इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। ये भी मोनोएटॉमिक आयन है तो चार्ज इटसेल्फ इज ऑक्सीडेशन स्टेट। दिस इज +1, दिस इज +1 एंड -2, है ना। So that's why we can identify in all the given reactions, we can identify what are the functional atoms. Any doubt in this part? Any doubt? चलो अभी देखते हैं दूसरा स्टेप क्या है। तो सेकंड स्टेप में व्हाट वी आर गोइंग टू डू ना, ये सारे फंक्शनल एटम्स जिस एलिमेंट जिस सब्सटेंस में दिख रहे हैं ऑन द लेफ्ट साइड एंड ऑन द राइट साइड चेंज करते हुए, उनको हम लोग 2 अलग अलग हाफ रिएक्शंस में लिखने वाले। स्टेप 2 टॉक्स अबाउट राइटिंग द 2 हाफ रिएक्शंस ऑफ द गिवन रेडॉक्स रिएक्शन। दैट मींस आई कॉल इट 1, आई कॉल इट 2, ठीक है। तो पहले रिएक्शन में जैसे अगर मुझे हाफ रिएक्शन लिखना है, दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो सबसे पहले इफ आई राइट ऑक्सीडेशन, चलो रिडक्शन हाफ रिएक्शन पहले लिख देता हूँ। फर्स्ट केस में इफ आई हैव टू राइट रिडक्शन हाफ रिएक्शन, आई विल बी कॉलिंग इट RHR।
that is reduction half reaction, and then I'll write OHR, that is oxidation half reaction. इसमें क्या बोल रहा है कि Mn is the functional atom which is changing its oxidation state from +7 to +2. तो write KMnO4 on the left side and MnO4 minus, MnSO4 on the right side. That's one step. Second half reaction is oxidation half reaction, in which H2C2O4 का carbon is going from +3 to +4 in the form of CO2, है ना? So we have written the two half reaction. Now it says फंक्शनल एटम्स को बैलेंस करना है बाय राइटिंग और असाइनिंग अप्रोप्रिएट कोफिशिएंट। देखो पहले वाले रिएक्शन में तो इफ यू सी ना, Mn तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है ना, तो यहाँ कुछ लिखने की जरूरत नहीं, मतलब कुछ नहीं लिखा है तो 1 है कोफिशिएंट। बट दूसरे वाले में कार्बन इज नॉट बैलेंस एंड दैट्स व्हाई लेफ्ट साइड में मैं हाफ लिख सकता हूँ, या राइट साइड में आई कैन राइट 2 हियर। नो कार्बन ऑफ बोथ द सब्सटेंसेस आर बैलेंस्ड। इज इट ओके? तो ये दो हाफ रिएक्शन हो गए। सेकंड रिएक्शन की भी बात कर लेते हैं। If you write the second reaction, in the second reaction we can write RHR में, we can see that we have got Cr2O7 2 minus, that is going to give you Cr3 plus, that's one half reaction, that is reduction half reaction, and oxidation half reaction अगर देखोगे OHR में लिख रहा हूं इसको, so that is involving Fe2 plus going from +2 to +3 है ना, Fe3 plus में जा रहा है। इस बार देखो RHR में बैलेंसिंग नहीं है, so that's why I need to put, like if I put 2 here, Cr will be balanced. We are not taking care of oxygen right now, we are not taking care of the charge right now, we are simply taking care of the atom which is functional, that means which is changing its oxidation state, वो लेफ्ट राइट में बैलेंस कर रहे हैं। Fe2 प्लस और Fe3 प्लस तो बैलेंस्ड ही है ऑलरेडी, है ना, तो यहाँ कुछ नहीं करने की जरूरत है। एनी डाउट इन दिस स्टेप? बहुत ही सिंपल से स्टेप्स है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस आते हैं वो तुमको प्रैक्टिस में मिलेगा भी, but right now we are talking about the typical steps which we are going to follow. Any doubt up to this point? तीसरा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप बन जाता है, जिसमें यू नीड टू टेक केयर, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। देखो अभी क्या है ना, मेथड वाइज भी कहने को ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है, दूसरा मेथड होता है जिसको बोलते हैं चार्ज बैलेंस मेथड, दैट इज सेकंड वन, एंड तीसरा कुछ लोग अपना मेथड एक क्लेम करेंगे कि दिस इज माय मेथड है। डोंट गो फॉर दोज वर्ड्स, क्योंकि वो क्या करते हैं ना, ये जो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है ना, उसको वो मेंटली करके एक ही स्टेप में करके दिखाते हैं, जो मैं एंड में करूंगा, बट आई विल नॉट कॉल इट माय मेथड। वो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का ही स्टेप वाइज मेंटल कैलकुलेशन करके सिर्फ पेज पे एक बार में रिप्रेजेंट करने का तरीका। आई विल शो यू दैट आल्सो, बट दैट इज नॉट माय मेथड। सिंपली भाई मैं कॉपी कर रहा हूं, मतलब मैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को ही रिप्रेजेंट करने वाला हूं दोबारा, बट इन शॉर्ट फॉर्म, बस इतना ही है। बट थर्ड स्टेप, लाइक आई टोल्ड यू ना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या करना है, बिकॉज वी आर फॉलोइंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट का टोटल चेंज देखना है फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड, एंड इफ इट इज रिडक्शन तो वहां पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया गया होगा, इफ इट इज ऑक्सीडेशन तो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ होगा। तो बेस्ड ऑन द टोटल चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द फंक्शनल एटम्स इन्वॉल्व्ड, आई विल बी असाइनिंग अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द अप्रोप्रिएट साइड। लाइक OHR में अपने को राइट साइड में इलेक्ट्रॉन लिखना पड़ेगा, RHR में अपने को लेफ्ट साइड में लिखना पड़ेगा, क्योंकि RHR में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है, OHR में इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। तो जैसे ये जो ऊपर वाला एग्जांपल है, एक एक करके काम करते हैं, और ऐसा करने के बाद इन ऑर्डर टू हैव इक्वल इलेक्ट्रॉन्स इन द टू हाफ रिएक्शंस ना, अप्रोप्रिएट नंबर से हाफ रिएक्शन में मल्टीप्लाई करना। पहले मैंने कोफिशिएंट डाले थे, अभी मैं पूरे हाफ रिएक्शन में नंबर से मल्टीप्लाई करने की बात कर रहा हूँ। तो एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला काम ये करना है कि I'll be राइटिंग ये जो RHR वाला था, अच्छा एक काम करता हूँ, इसी में मैं दिखा देता हूँ, थर्ड स्टेप को इधर ही दिखा देता हूँ, इट विल बी सिंपलर, क्योंकि इन फ्यूचर तो इतना लिख के करने की जरूरत नहीं है, वी आर अप्लाइंग दिस वन हेयर ओनली। ये स्टेप भी इधर ही दिखा रहा हूं मैं। तो पहले वाले में इफ यू सी RH वार वाले में आई टोल्ड यू कि ये +7 से +2 में जा रहा है, 5 का चेंज पर Mn, एंड वी हैव गॉट जस्ट 1 Mn, है ना, एंड दैट्स व्हाई आई विल बी राइटिंग +5 इलेक्ट्रॉन। इज इट ओके? बट दूसरे वाले में देखो ये +3 से +4 जा रहा है, 1 का चेंज पर कार्बन। हाउ मेनी कार्बन वी हैव, how many carbon atoms we have got on each side? 2 carbon atoms, है ना, तो 1 का चेंज पर कार्बन, and we have got 2 carbon, so total change will be 2 electrons का, है ना, so that's why I need to write 2 here. Is it okay? Then उसके बाद दूसरा वाला भी देख लो, we have got +6 to +3, 3 का चेंज पर Cr, and we have got 2 Cr, and that's why we need to write 6 electron.
यहाँ पर तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, Fe2+ से Fe3+ चल रहा है, वन का चेंज per Fe, and we have got just one Fe, and that's why we'll be writing one electron, like we simply write electron, we don't write one electron. Okay. Now it says if I have to balance it, मतलब we have to add it. Before adding, I need to ensure that both of them have got involvement of same number of electrons, क्योंकि ना तो net electron release होता है किसी redox में, ना ही net electron absorb होता है और consume होता है, and that's why if I have to add it ना, तो फिर क्या करना पड़ेगा, we need to multiply each half reaction by appropriate numbers. जैसे if I multiply this whole half reaction by 2, and if I multiply this whole thing by 5, then electrons are balanced. वैसा in the second example, if I multiply it by 1 simply, and if I multiply this one by 6, then electrons are balanced. And then we'll be writing, यहाँ से, now I'm writing the complete reaction which I'm getting after adding the two half reactions. ठीक है? तो पहले केस में what we are getting here, first case में we are getting 2 KMnO4 प्लस, देखो 10 इलेक्ट्रॉन्स तो आएगा, बट दैट विल बी कैंसिल्ड है ना, सो प्लस दूसरे हाफ रिएक्शन से आई विल बी गेटिंग 5 H2C2O4, एंड दैट इज गोइंग टू गिव मी 2 MnSO4 प्लस 10 CO2, एंड दिस होल थिंग इज इन्वॉल्विंग 10 इलेक्ट्रॉन्स. ये जो ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ ना, इसको मैं फ्यूचर में यूज करने वाला हूँ. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व पर मॉलिक्यूल ऑफ द गिवन सब्सटेंस, दैट वी आर गोइंग टू यूटिलाइज लेटर. ठीक है, बट अभी के लिए मैं लिखवा रहा हूं ताकि अपने को आदत हो जाए. सेकंड पॉइंट, सेकंड थिंग इज, इफ यू सी दिस वन सेकंड रिएक्शन, तो वी आर गेटिंग Cr2O7 2 minus plus 6 Fe2 plus, and that is going to give me 2 Cr3 plus 6 Fe3 plus, and that is involving total 6 electron, है ना, वही तो cancel out हुआ है. Any doubt up to this step? Any doubt? Then here comes the last step. अभी क्या करना है, if you see it carefully ना, तो हमने क्या बैलेंस किया, बेसिकली हम लोगों ने सिर्फ फंक्शनल एटम्स को बैलेंस किया है और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स की बैलेंसिंग की है ना. दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट. इलेक्ट्रॉन की बैलेंसिंग हो गई तो बाकी सब काम फिर से वापस ऑब्जर्वेशन पे आता है. तो लास्ट स्टेप क्या बोलता है कि नाउ आई नीड टू बैलेंस ऑल द एटम्स, क्योंकि हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन वाला काम सही से कर लिया है. आफ्टर दैट एक बार जरूर इंश्योर करना कि जिसको पहले से बैलेंस किया था ना, जिसको मैंने फंक्शनल एटम बोला है, तो उसको वापस से एक बार चेक जरूर कर लेना कि इज इट बैलेंस्ड और नॉट. So right now I can see that in both the cases, Mn is balanced, carbon is balanced, Cr is balanced, Fe is balanced, है ना? All of these are balanced now. But अब इसके आगे बाकी एटम्स को, या if the reaction is ionic, तो चार्ज कैसे बैलेंस करना है, उसके लिए जो मैंने मेथड बताया वो ये है कि अभी मेरा पहले रिएक्शन में MnC दोनों बैलेंस है. उस रिएक्शन में अदर एटम्स क्या दिख रहे हैं, पोटेशियम दिख रहा है लेफ्ट साइड में, हाइड्रोजन दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है. वैसे राइट साइड में भी वी कैन सी की सल्फर दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है ना. ये सब एटम्स है जिनको हम लोगों ने बैलेंस नहीं किया हुआ है. ये मॉलिक्यूलर टाइप ऑफ रिएक्शन है. इसकी बैलेंसिंग का मेथड क्या है, आई जस्ट शो यू वन बाय वन, मैं करके दिखाता हूँ. तो इफ आई टॉक अबाउट की reaction is molecular in nature, then we have to simply add sufficient number of appropriate substances on the required side so that all the atoms are balanced. मतलब ये कहानी अब वहां पे आ गई है जहां पे हम लोग सिंपली लेफ्ट देखा, राइट देखा, और बैलेंस करने के लिए जो भी सब्सटेंस रिक्वायर्ड है उसको ऐड कर दिया. ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ इट. इसका मतलब क्या है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं. अभी अपने पास वी हैव गॉट 2 KMnO4 प्लस 5 H2C2O4. कितना है लेफ्ट साइड में, अभी मैं स्पेस छोड़ दे रहा हूं क्योंकि आई हैव टू ऐड सम सब्सटेंसेस ऑन द बोथ द साइड्स. इनफैक्ट यहाँ पे आई एम राइटिंग 2. ओके, सो 2 MnSO4 प्लस 10 CO2, एंड देन उसके बाद आई नीड टू सी, देखो लेफ्ट साइड में केज है, राइट साइड में वो चीज नहीं दिख रही है ना, पहली चीज. एंड इफ यू सी द ओवरऑल रिएक्शन जहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया था ना, जिसको बैलेंस करना है, वहां पर इन दोनों के अलावा वी हैव गॉट H2SO4 ऑन द लेफ्ट साइड एंड वी हैव गॉट K2SO4 एंड वाटर ऑन द राइट साइड. वाटर ना भी लिखा रहे तो वी कैन ऑलवेज यूटिलाइज दैट. जब भी वो रिक्वायर्ड होगा अप्रोप्रिएट साइड में, वी कैन ऐड वाटर. So now we can say that
कि H2SO4 K2SO4 ये दो चीजें हैं अभी अपने पास, और मुझे पोटेशियम बैलेंस करना है, तो डेफिनेटली आई नीड टू ऐड K2SO4 on the right side so that the potassium is balanced. And the moment I am writing K2SO4 ना, if I write K2SO4, जैसे मैंने 1 K2SO4 ऐड किया ना, पोटेशियम इटसेल्फ इज बैलेंस्ड, है ना? इज इट ओके? क्योंकि वहां दो पोटेशियम लेफ्ट में दिख रहे हैं, तो दो पोटेशियम राइट में आ गए। दैट्स वन पार्ट। नाउ आई हैव बैलेंस्ड द पोटेशियम। Mn ऑलरेडी बैलेंस था, कार्बन ऑलरेडी बैलेंस था। सल्फर की बात कर लेते हैं। सल्फर अभी राइट साइड में वी हैव गॉट 2 + 1, 3 सल्फर आ चुके, लेफ्ट में एक भी नहीं है। तो 3 सल्फर को बैलेंस करने के लिए आई नीड टू ऐड 3 H2SO4, देन ओनली सल्फर विल बी बैलेंस्ड। इज इट ओके? एनी डाउट? एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? तो इतना करने के बाद अब क्या करना है? अब बच गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कोई भी एक एटम दोनों में से कोई एक बैलेंस कर दो बाय एडिंग अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन द अप्रोप्रिएट साइड। तो इफ आई से वाटर लेस दिख रहा है, हाइड्रोजन लेस दिख रहा है, तो उसी को बैलेंस कर लेते हैं। लेफ्ट साइड में देखो, वी हैव गॉट 10 + 6, 16 वाटर है, 16 हाइड्रोजन है ना। लेफ्ट साइड में वी हैव गॉट, यहाँ पे देखो, वी हैव गॉट 10 हाइड्रोजन एटम्स, वी हैव गॉट 6 हाइड्रोजन एटम्स, so टोटल 16 हाइड्रोजन एटम्स है ना। राइट साइड में उसको बैलेंस करने के लिए अभी एक भी हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है, तो आई नीड टू बैलेंस 16 हाइड्रोजन एटम, एंड फॉर दैट आई नीड टू राइट 8H2, है ना। अब इतना करने के बाद एक जादू होगा, देयर विल बी अ मैजिक। अगर वो नहीं हुआ तो तुमने कुछ मिस्टेक कर दिया, एंड दैट इज द चेक ऑल्सो। ऑक्सीजन विल ऑटोमेटिकली बी बैलेंस्ड। बाकी सब अगर तुमने बैलेंस कर दिया है ना सही से, ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो जाएगा। देखते हैं जरा, ऑक्सीजन यहाँ कितना दिख रहा है? 2 × 4 8, है ना। वो एटम्स की बात मैं कर रहा हूँ। तो वी हैव गॉट 8 प्लस, यहाँ पे देखो 5 × 4 20, प्लस यहाँ पर 3 × 4 12। इफ यू ऐड देम वी आर गेटिंग 40। ठीक है, दिस इज ऑन द लेफ्ट साइड। राइट साइड जरा देखते हैं ऑक्सीजन एटम्स। तो राइट साइड के ऑक्सीजन एटम्स, आफ्टर दैट वी आर सेइंग दैट 2 × 4 8 प्लस 10 × 2 20 प्लस 4 प्लस 8, है ना। तो इफ यू ऐड देम अगेन यू आर गेटिंग 40, and that's why I told you ये automatically balance होगा। You can check it if you are confident enough कि मैंने सब सही किया, तो अपने आप आना भी है। ठीक है, अगर तुमने कुछ मिस्टेक किया है पीछे, तो ये बैलेंस नहीं होगा अपने आप, एंड दैट इज ऑल्सो चेक कि तुमने कुछ गलत किया, वापस से रिविजिट करो। ठीक है, दैट इज वन पार्ट। एनी डाउट अप टू दिस वन? देन वील टॉक अबाउट कि अगर रिएक्शन आयनिक नेचर का हुआ तो क्या करना है, बट अभी तक कोई डाउट है तो पूछ लो। एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? चलो, नो डाउट्स ना। Okay, let's go to the uh, second type of reaction, which is ionic in nature. And like I told you, एक difference आ जाता है ionic और molecular में, and that difference is the presence of ion, that means presence of charge. तो molecular में net charge तो हमेशा ही जीरो, but ionic में you may have some reactions which can have uh, चार्ज प्रेजेंट। तो आयनिक में डेफिनेटली ऐसा मिलेगा। तो उसमें क्या करना है, अभी जो पिछली बार किया था वैसा ही कुछ देखना है कि वट एवर फंक्शनल एटम्स या ऑल द एटम्स अदर देन द एच एंड ओ, वी हैव टू बैलेंस देम। वो ऑब्जर्वेशन से देख के कर लेना है, जो हम लोगों ने अभी भी किया था। बट उसके अलावा एच एंड ओ में करने से पहले फर्स्ट वी नीड टू बैलेंस द चार्ज। तो चार्ज बैलेंस करने के लिए वी मे यूज H प्लस और वी मे यूज OH माइनस, दैट डिपेंड कि उन्होंने मीडियम क्या दे रखा है। अब देने के तीन तरीके हैं, या तो उन्होंने H प्लस या OH माइनस रिएक्शन में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो जैसे आयनिक नेचर, यहाँ देखो जो मैंने ऊपर रिएक्शन दिया था तुमको, ऑलरेडी इट वाज मेंशनिंग H प्लस हियर, है ना। दैट इज वन वे ऑफ सेइंग कि ये एसिडिक मीडियम में H प्लस यूज करना है। दूसरा तरीका होगा, वो रिएक्शन के ब्रैकेट में मीडियम लिख देंगे, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, ऐसा कुछ लिख देंगे। इफ दे आर राइटिंग लाइक दैट, एसिडिक लिखा है तो H प्लस से करो, बेसिक लिखा है तो OH माइनस से। दैट्स सेकंड वे। थर्ड, दे में मेंशन द pH। तो pH अगर 25 डिग्री से, इफ द pH मेंशन इज लेस देन 7, देन दे आर आस्किंग यू कि एसिडिक मीडियम है, H प्लस से बैलेंस करो। अगर उन्होंने पीएच 7 से ज्यादा दे रखा है, तो विल बी यूजिंग OH माइनस, उससे बैलेंस करने का है। दैट्स थर्ड वे। चौथा तरीका, कुछ ना लिखे तो बाय डिफॉल्ट वी कंसीडर एसिडिक मीडियम। अगर इन तीनों में से कुछ भी ना रहे और किसी भी तरीके से उन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया अबाउट द मीडियम, देन द डिफॉल्ट मीडियम इज एसिडिक मीडियम। ओके, एनी डाउट इन दिस पार्ट? विल बी गोइंग फॉर द लास्ट स्टेप। इफ यू सी, यही लास्ट वाला जो रिएक्शन है उसको बैलेंस करके देखते हैं, देन विल डू सम प्रैक्टिस। एक दो रिएक्शंस पे प्रैक्टिस कर लेंगे।
सो इफ आई गिव यू Cr2O7 जो किया हुआ है वो तो मैं कॉपी कर ही रहा हूँ सीधा सीधा. So we have got Fe2 plus, and then I'll leave some space for H plus wala part, and then we have got 2 Cr3 plus 6 Fe3 plus, and then उसके बाद I need to see, पहले तो Cr ऑलरेडी बैलेंस्ड है, Fe बैलेंस्ड है, बच गया सिर्फ ऑक्सीजन. अभी मैंने बोला था ऑक्सीजन या हाइड्रोजन में जाने से पहले आई नीड टू बैलेंस द चार्ज, एंड बैलेंस करने के लिए वी नीड टू सी लेफ्ट साइड में कितना चार्ज है. तो इफ आई से लेफ्ट साइड का अभी का चार्ज कितना दिख रहा है, तो देखो अभी कितना दिख रहा है, -2 है, +6 इंटू +2 है. तो वी हैव व्हाट 12 -2 +10 दिख रहा है. वही अगर राइट साइड का चार्ज देखता हूं अभी मैं, अभी जो प्रेजेंट है, बाद में तो फिर बैलेंस हो ही जाएगा. अभी का जो चार्ज है दैट इज 2 इंटू +3 +6 इंटू +3. So this is 24 plus 24 in fact. Okay, so there is a gap of 14 है ना, 10 में +14 करने से ही आएगा. एंड देन द मीडियम गिवन इज H प्लस, तो H प्लस इज गोइंग टू इंक्रीज द चार्ज है ना, क्योंकि H के पास +1 है, तो वट एवर साइड इट इज गोइंग ना, इट इज गोइंग टू इंक्रीज द चार्ज, एंड दैट्स व्हाई आई नीड टू पुट इट ऑन द लेफ्ट साइड, क्योंकि लेफ्ट साइड में कम आ रहा है, तो कितना करूंगा, तो ऑब्वियसली 14 का गैप है, तो आई एड 14 H प्लस है ना. Now the next step is like similar point कि अभी मैं हाइड्रोजन को बैलेंस करूंगा. लेफ्ट साइड में एक ही जगह हाइड्रोजन दिख रहा है, we have got 14 हाइड्रोजन एटम्स, तो I need to put 7 H2 on the right side, and my claim was कि ऐसा करते ही ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस होगा. देखो ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो चुका है ना. तो दिस इज द बैलेंस्ड रिएक्शन. एनी डाउट इन दिस पार्ट? एनी डाउट? देख लो एक बार, कहीं डाउट है तो पूछ लो. दिस वाज स्टेप 4, दिस वाज द लास्ट स्टेप. अभी मैं इसी को मैं शॉर्टकट में करके दिखाऊंगा तुमको कि whatever we have done so far ना, you can do it in one line, but again whatever I am going to do ना, सब माइंड में वही सारे स्टेप्स है, कोई अलग से स्टेप नहीं है, कुछ ऐसा नहीं कि कुछ छोड़ के आराम से काम चल गया. सब कुछ करना वही है, बट माइंड में अगर वो सारे स्टेप्स फिट हो गए तो फिर तुमको इतना लिख के सारे स्टेप्स बना के स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 इतना करने की जरूरत नहीं होगी. एंड फॉर दैट आई नीड टू शो यू, इसको एक लाइन में अगर लिखना है, whatever we have done वही करेंगे, बट एक लाइन में रिप्रेजेंट करके वी कैन सेव आवर टाइम है ना. उसके लिए आई एम गोइंग टू शो यू कि यही जो अभी तक काम किया था ना, वो डायरेक्टली करना होता तो क्या करते. KMnO4 प्लस, थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ दो क्योंकि नंबर्स पुट करने हैं, H2C2O4 प्लस H2SO4 गिविंग MnSO4, sorry, MnSO4 प्लस CO2 plus we have got K2SO4 plus H2. Okay, like I told you, again I am going to do the same thing, but ये fewer number of steps दिखेंगे, करो वही सारी चीजें रहे. देखो ये +7 है, ये +2 है, पहला काम ये किया था, ये +3 है, जो काम का है वो लिख रहा हूं मैं सिर्फ, +4 है. देन आई कैन से रिडक्शन हाफ रिएक्शन जो है ना, वो यहां से इज गोइंग फ्रॉम हेयर टू हेयर. ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन जो है दैट इज गोइंग फ्रॉम हेयर टू हेयर. दिस इज OHR ना. अभी लाइक आई टोल्ड यू, जिसका ऑक्सीडेशन या जिसका रिडक्शन हो रहा है उसको बैलेंस करना है, और उसके लिए वी नीड टू पुट अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ अप्रोप्रिएट कोफिशिएंट. तो Mn इज ऑलरेडी बैलेंस्ड है ना, यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है, तो उसको रहने देते हैं. दूसरे वाले में कार्बन को देखो, यहाँ पर ये 2 कार्बन है, वी हैव गॉट हियर 1 कार्बन, दैट्स व्हाई वी नीड टू पुट 2 हियर है ना. तो यहाँ 2 रख दिया मैंने, ऊपर ऊपर रख रहा हूँ ताकि फाइनल वाला नीचे बाद में लिखेंगे. सो 2 यहाँ पे लिख दे रहा हूँ. अभी Mn बैलेंस्ड है, C बैलेंस्ड है. ओके, यहाँ तक हो गया. इसके आगे क्या करते थे हम लोग, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते थे. टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने में ना, यहाँ देखो 7 से 2 5 का चेंज है, और एक है तो यहाँ 5 हो गया. यहाँ जो है इफ यू सी दिस वन, यहाँ पे +3 से +4 1 का चेंज पर कार्बन, एंड वी हैव गॉट 2 कार्बन, दैट्स व्हाई द चेंज इज ऑफ 2. अब ये जो नंबर आया है ना, इन दोनों को देखना है. अगेन आई टोल्ड यू, या तो तुम एलसीएम ले सकते हो या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो. जो यहाँ 5 आया है ना, उसको मैं यहाँ लिख दूंगा, इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, और जो यहाँ 2 आया है उससे मैं ये दूसरे वाले को मल्टीप्लाई कर दूंगा. आई विल बी राइटिंग 2 हियर एंड 2 हियर. ओके, इतना करने से वी हैव गॉट द कोफिशिएंट्स ऑफ दीज सब्सटेंसेस अप्रोप्रिएटली एडेड. इसके बाद
इलेक्ट्रॉन जो है वो बैलेंस हो चुके हैं, ऐसा करके इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाते हैं, और ऐड करना तो ऑलरेडी एडेड है। इसके बाद फिर हम लोग अदर एटम्स देखते हैं। लाइक आई टोल्ड यू, टू पोटेशियम एटम्स आर ऑन द लेफ्ट साइड, तो विल बी राइटिंग वन हेयर, यहाँ पे वन लाना है ताकि पोटेशियम बैलेंस हो जाए। सल्फर बैलेंस करने के लिए राइट साइड में वी हैव गॉट 2 + 1 3 सल्फर, तो यहाँ पर आई नीड टू पुट 3 हेयर, एंड देन सल्फर इज बैलेंस्ड। फिर मैंने बोला था हाइड्रोजन बैलेंस करना है, तो लेफ्ट साइड में देखो 5 × 2 10 + 6 16 आ रहा है, हाइड्रोजन की बात मैं कर रहा हूँ। राइट साइड में एक भी नहीं था, दैट्स व्हाई आई नीड टू पुट 8 हियर। और ऐसा करते ही मैंने बोला कि वी नीड टू सी दैट कि ऑक्सीजन मस्ट बी ऑटोमेटिकली बैलेंस, एंड देन देखो बैलेंस हो गया ये रिएक्शन। तो अभी मैं इसी को फाइनल लिख सकता हूँ, वट एवर वी हैव डन ना, ये पूरा जो काम किया है दैट इज गिविंग मी 2 KMnO4 + 5। नो माय पॉइंट इज कि अभी ऐसा नहीं कि एक बार मैंने बोला एक बार में तुम भी कर पाओगे, बट ऑलवेज ट्राई फॉर दिस मेथड, सो दैट टाइम जब एग्जाम में फाइनली पहुंचोगे ना, तो वहां पे यू विल बी सेविंग सम ऑफ योर टाइम बाय डूइंग दिस थिंग, है ना। बार बार उतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इफ इट इज रिक्वायर्ड, इफ द बैलेंसिंग इज रिक्वायर्ड। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि हर बार बैलेंसिंग रिक्वायर्ड होती है, बहुत सारे रिएक्शंस में इवन विदाउट बैलेंसिंग वी कैन सम सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चंस, बट उसकी बात बाद में करेंगे। राइट नाउ वी आर लर्निंग द बैलेंसिंग। Any doubt in this part? So could you just re-explain like after the part where you did 5 into 1 is 5 and 1 into See, 2 is 2, like after that? this is the number of electron है ना involved, and this is also the number of Yeah. electron involved in OHR. तो OHR में 2 आ रहा Yes. है, इधर 5 आ रहा है, तो 5 को 10 और 2 को भी 10 करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और 5 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया ना। इज Okay, इट? sir. एंड देन उसके बाद पोटेशियम बैलेंस, फिर हाइड्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन विल बी ऑटोमेटिकली बैलेंस। दिस वाज अल्टरनेट मेथड आई से कि जो अभी तक किया, तो उसी को मैंने रिपीट कर दिया इन अ लेस अवेलेबल स्पेस, है ना। इज इट ओके? एनी डाउट इन दिस? Yes. चलो, तो आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चंस, ट्राई करो जरा इसको फटाफट। दो चार क्वेश्चन दे देता हूं मैं, सो दैट यू गेट कॉन्फिडेंस कि अभी सब कुछ आता है। सो आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चंस, ट्राई करके देखो इनको। these are the 5 रिएक्शंस, जब ट्राई करो इनको बैलेंस करने का। कुछ एटॉमिक कुछ मॉलिक्यूलर रिएक्शंस है। फर्स्ट वन इज मॉलिक्यूलर, थर्ड वन इज मॉलिक्यूलर, फोर्थ वन इज मॉलिक्यूलर, सेकंड एंड फिफ्थ इज आयनिक टाइप ऑफ रिएक्शन। ट्राई करो जरा ये 5 क्वेश्चंस।
This is one type of question where you don't have to ask to the faculty कि right है कि wrong है, because तुम खुद से check कर सकते हो कि तुम्हारे atoms और charge balance है कि नहीं, है ना? So even if you don't ask me, you can check it, you can verify it by yourself कि सारे atoms exactly balance है कि नहीं, charge net balance है कि नहीं, है ना? And that will give you the right answer. अच्छा, बीच में कहीं प्रॉब्लम आ रही होगी तो तुरंत इमीडिएटली यू कैन आस्क मी द डाउट wherever you are getting stuck ना, just tell me. Okay, just verify it by yourself, है ना? Starting, you can see it कि whether it is right or not. किसी का फर्स्ट नहीं हो रहा हो तो बता दो मेरे को, if you are not understanding or some step you have forgot, ऐसा कुछ हो रहा है तो. चलो कुछ कुछ मिनट्स के बाद मैं क्वेश्चंस करता चला जाऊंगा, तो Cl +1 -1 जिनका नहीं हुआ है वही देखोगे, बाकी सब यू कैन कंटिन्यू विद द रिमेनिंग क्वेश्चंस, है ना? दिस इज +3, दिस इज +5, है ना? तो we can see that Cl balanced है, Bi के लिए we need to put 2 here. I'll be writing coefficient with a different color. यहाँ पे 2 we need to write, and then we can check the change in oxidation state. For this one I have got 2 का change, this is reduction 2 का change, and this is oxidation. यहाँ पर 3 का change पर Bi है, तो 2 का change per Bi है, +3 to +5, and there are 2 Bi, so there is 4. And that's why if I simply write 2 here ना तो काम हो जाएगा. So I'm writing
I'll write 2 here. And then we have got electrons balanced. यहाँ पे into 2 करना है और यहाँ पे into 1 करना है. So for that we need to write 2 and 2 here. And वहाँ 1 1 already जो भी रहेगा उतना ही coefficient रह जाएगा. Then we have balanced Cl, Bi, and then the electrons, है ना? Now it is not ionic reaction, molecular reaction है. Other atoms देख लेते हैं. Other atom is sodium. Sodium I think is already balanced. 2 and 2 4. No, we need to put 2 here to balance the sodium. And then उसके बाद फिर हाइड्रोजन बैलेंस कर लेते हैं. लेफ्ट साइड में 2 हाइड्रोजन है तो वी हैव टू पुट 1 H2 है ना, एंड देन इट इज बैलेंस. देन वी आर क्लेमिंग दैट कि ऑक्सीजन शुड बी ऑटोमेटिकली बैलेंस. तो ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में 2 प्लस 3 प्लस 2 तो 7. राइट साइड में वी हैव गॉट 3 into 2 6 plus 1 7. It is already balanced है ना. We can write first वाले में. I'll be writing the first reaction will be 2 NaOCl plus Bi2O3 plus 2 NaOH, and that gives you 2 NaCl plus 2 NaBiO3 plus H2O. एंड साथ ही साथ जो मैंने लिखने को बताया कि वी आर कैंसलिंग 4 electrons, so that's why this whole reaction is involving 4 electrons. When it is involving 2 molecules of NaOCl, 1 molecule of Bi2O3, 2 molecules of NaOH, then the number of electrons involved are 4. Second reaction ionic nature ka, we need to take care of the charge also. This is second one. Again जिनका हो गया वो keep doing your exercise है ना, उसमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है. This is 0. This is 0. This is plus 5. This is plus 6. This is plus 3. Then I balance करने के लिए I need to put 2 here. I need to put 2 for balancing Cr, and then I and Cr are balanced. Then we'll see the total change in oxidation state. If you see reduction वाला part, so reduction में it is going from plus 6 to plus 3. 3 का change per chromium, and we have got 2 chromium, so that's why 3 into 2, that is 6. Now if you see iodine का, it is going from 0 to plus 5. 5 का change per iodine, we have got 2, so we have got 10 here, and that's why अभी अगर multiply करना है तो I'll be multiplying it by 3, है ना. इसको मैं फिर I'm going to multiply this one by 3 and I'm going to multiply this one by 5, and that's why यहाँ पे 3 and into 3 लिखना होगा, यहाँ पे 5 and into 5 लिखना होगा. Then we are saying कि electron, chromium and iodine are balanced. Now because it is ionic reaction, we need to balance the charge. लेफ्ट साइड का एग्जिस्टिंग जितना हम लोगों ने किया उसके हिसाब से -10 चार्ज है. राइट साइड में इफ यू सी वी हैव व्हाट -6 एंड +30, तो +24 है. तो -10 इधर लेफ्ट में -10 एंड राइट में +24, एंड दैट्स व्हाई 34 का गैप है. आई नीड टू पुट 34 हियर, एंड देन वी आर सेइंग कि यहाँ पे अपने को 17 रखना पड़ेगा. And now I'm claiming that oxygen must be balanced. So oxygen देखो right side में 6 into 3 18 plus 17 35. Left side में 7 into 5 35. It is balanced. And that's why overall we can write
overall reaction is 3I2 plus 5 Cr2O7 plus 34H plus, and that is giving us 6IO3 minus plus 10 Cr3 plus 17 H2. Now we are claiming that it is balanced in terms of atoms as well as charge. Cr2O7 2 minus. तो -10 plus 34 plus 24, राइट साइड में -18 plus 30, 1 minute, -10 and this is 30 minus 6, 24. Yeah, it is balanced. Anyone getting any doubt? थर्ड में थोड़ा सा अलग इशू है. थर्ड में व्हेन यू आर ट्राइंग टू डू दैट ना थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा. क्या प्रॉब्लम होगा? किसी ने आइडेंटिफाई किया क्या? यू आर गेटिंग एवरीथिंग बैलेंस्ड क्या? थर्ड किनका किनका हो गया है? थर्ड, हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन? Yes, sir, done. डन ना? शारंग? Sir, like when I was using the method तब नहीं आ रहा था, लेकिन I knew the balancing, so मतलब नहीं, वो वहां से रट्टा वाला नहीं चाहिए, रट्टा वाला नहीं चाहिए, बिकॉज दे कैन चेंज इट एनीवे, है ना? तो यू हैव टू फाइंड आउट क्या गड़बड़ हुआ है ना. आई विल शो यू दैट. हाँ जी, बोलो किसी ने आइडेंटिफाई किया क्या क्या गड़बड़ हुआ? जो मैंने मेथड बताया उसमें क्या गड़बड़ हो रहा था? सर उसमें n थोड़ा n का बैलेंसिंग थोड़ा एन वाला पार्ट मिस हो रहा था, एंड दैट्स व्हाई आई गिव यू, आई टोल्ड यू कि व्हेनेवर यू आर डूइंग दैट एडिशन ऑफ द हाफ रिएक्शन ना, उसके बाद भी आई टोल्ड यू टू वेरीफाई दैट वेदर द फंक्शनल एटम्स आर बैलेंस्ड और नॉट. सो वी विल सी दैट पार्ट. तो पहले मैं क्या करता हूँ ना, शॉर्टकट से ही बताने की कोशिश करता हूँ. अगर दिक्कत आएगी तो मैं थोड़ा डिटेल में बता दूंगा फिर तुमको. जस्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई फर्स्ट द ऑक्सीडेशन स्टेट्स लाइक वी आर डूइंग एवरी टाइम. 0 plus 2, this is plus 5, which is here plus 5 and here it is plus 2. So now we need to see, पहले तो मैंने जो बोला कि we need to balance the atoms, तो atoms are already balanced. Then we need to find out कि oxidation कहाँ, reduction कहाँ. तो यहाँ देखो ये +5 से it is going to +2. This is 3 का change per n, we have got 1, है ना? And दूसरा, if you see another part, Cu is going from 0 to +2. This is 2 का change per C, है ना? So this is 2 into 1, that is 2 only. This was 3 into 1, that is 3. Now अभी अगर इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना है तो we need to multiply these numbers by appropriate numbers, and that for that I'll be multiplying. ये जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा. ये जो रिडक्शन हाफ रिएक्शन है इसको 2 से करना होगा. फॉर दैट वी नीड टू राइट 3 हियर, वी नीड टू राइट 3 हियर, वी नीड टू राइट 2 हियर, वी नीड टू राइट 2 हियर, है ना? एंड्स पे दोनों साइड मल्टीप्लाई करना होगा. आफ्टर डूइंग दैट आई टोल्ड यू कि ऐड कर लो, और ऐड करने के बाद वी आर सेइंग दैट कि जनरली फंक्शनल एटम्स आर बैलेंस्ड, एंड चार्ज अगर रहता है तो उसकी बात करते हैं, बट यहाँ इलेक्ट्रॉन्स एंड फंक्शनल एटम्स आर जनरली बैलेंस्ड. बट इफ यू सी राइट नाउ ना, इतना करने से इफ यू सी लेफ्ट साइड में 2 नाइट्रोजन है, बट राइट साइड में इफ यू सी ना वी हैव गॉट 8 नाइट्रोजन, है ना? उसके लिए क्या करना होगा? बिकॉज हुआ क्या है ना, HNO3 के नाइट्रोजन को वी हैव बैलेंस्ड इट विद NO but not with CuNO3 twice, है ना? And that's why उसके लिए we need to add additional 6 HNO3 on the left side so that nitrogen is completely balanced now. Is it okay? यही प्रॉब्लम हुआ था सारा, है ना? ना उसके बाद अगर देखोगे अभी नाइट्रोजन बैलेंस्ड है, कॉपर बैलेंस्ड है, चार्ज बैलेंस, इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस्ड है. ये मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, देयर इज नो चार्ज. देन आई विल बी गोइंग फॉर हाइड्रोजन. हाइड्रोजन देखो लेफ्ट में 8 है, राइट में एक भी नहीं था, तो यहाँ पर 4 लिखना पड़ेगा. सो आई विल बी राइटिंग 4 हियर सो दैट हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड. और इतना करने से आई एम क्लेमिंग दैट ऑक्सीजन शुड बी ऑटोमेटिकली बैलेंस. तो लेफ्ट साइड में वी हैव गॉट 8 into 3 24. राइट साइड में इफ यू सी 18 plus 2 plus 4, we are getting 24, है ना? तो this is balanced now. Is it okay? So that's why the overall reaction is 3Cu plus 8 HNO3 giving 3 CuNO3 twice plus 2NO plus 4H2O. This is the answer. Is it okay? Any doubt in this?
So could you please show the fifth question? Yeah, fifth one. Yes. Yeah, I'll show. That is I minus plus IU3 minus 1. No? This is the fifth. Okay, sir. This is fourth. Now, if you see this type of fourth reaction, क्या है? Anyone who has identified the type of reaction, it is still redox reaction only, but it is a particular disproportionation reaction, which is also a type of redox reaction. But देखो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, Br2 is going from 0 to -1 as well as +5 है ना, तो ये reduce भी हो रहा है, oxidize भी हो रहा है. In that, अगर मैं OHR RHR लिख रहा हूँ तो तब तो दोनों half reactions में I need to write Br2, but अगर shortcut से करना है ना तो I'll suggest you to write Br2 twice. ऐसा प्लस Br ऐसा लिख लो. Whenever we are having disproportionation reaction ना, तो ऐसा करके आगे बढ़ो. Write the substance twice if it is undergoing disproportionation on the other side. So then I'll be having KBr. ये वो मेथड बता रहा हूँ जिसमें we don't have to write all the half reactions and all those things. If I want to skip that part ना, तो then I'll be writing it in this manner, and then I'll identify the oxidation states and the remaining part it is 0 0 जो चेंज हो रहा है वही लिख रहा हूं मैं +5. So we are saying that oxidation wise, if you see, we are saying कि oxidation wise this part is going from 0 to +5. This is oxidation. The other part is reduction, which is 0 to -1 है ना. Now पहले बात तो atoms balance करते हैं, तो for balancing the atoms I need to write 2 here and 2 here so that Br are balanced at both the places. Then I'll be going for number of electrons. For that we calculate the total change in oxidation state. Oxidation वाले में देखो 5 का change per Br and we have got 2 Br, so we are getting 10. And reduction वाले में if you see we have got 1 का change per Br and there are 2 Br, so total change is of 2. And for that electron balance करने के लिए I need to multiply this one by 5 and this one by 1 है ना. तो 5 इधर की है तो यहाँ पे भी 5 लिखना होगा, यहाँ पे भी एंड पॉइंट्स पे 5 लिख देना. यहाँ पे 1 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जैसा एज इट इज रहने दो. Now I am claiming that Br must be balanced, electrons are balanced. Then we'll be going for other atoms. Right side में देखो we have got ये 2 कहाँ से आ गया, 2 and 5. अच्छा 2 was already there, so 2 into 5 लिखना होगा. यहाँ 2 was already there, so 2 into 5. So now we are saying Br is balanced. Electrons are balanced. Now I'll be going for potassium. Potassium right side में we have got 10 plus 2 12, and that's why we need to write 12 here. Now potassium is balanced. Like I told you, balance any one of them, hydrogen या oxygen. Left में 12 hydrogen है. Right में I need to put 6, and the moment I'm writing 6, I'm claiming that oxygen must be balanced. So right side में देखो 6 plus 6 plus 6 plus 6 12 electron oxygen. Left में we have got 12. है ना? That's why it is completely balanced. Is it okay? So now I can write, I will be removing it off. मैं इसको थोड़ा नीचे. So now if I have to write the balanced reaction, this is, and again I am telling you every time कि electrons लिख लो क्योंकि बाद में वो काम आने वाला है. तो like पिछले वाले केस में if you see we had 6 electrons involved in that, I'll be writing that in bracket. वैसा ही इससे पहले वाले में if you see 6 into 5 30 electrons were in that. तो ये हर जगह अभी से लिखने की आदत डाल दो, बिकॉज अभी तो बैलेंसिंग बोला है मैंने, बाद में लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को यूज करेंगे. तो अगेन इफ आई हैव टू राइट द कंप्लीट रिएक्शन ना, तो आई विल बी राइटिंग इट लाइक इफ यू सी टोटल ऐड किया ना तो 5 plus 1 6 Br2 plus 12 KOH is giving you 10 KBr plus 2 KBrO3 plus 6 H2O. And then if you check ना, total electrons जो यहाँ पे है 10 electrons आ रहे थे. Now one important point, देखो सब में 2 का फैक्टर दिख रहा है तो आई कैन बैलेंस इट इन अनदर वे आल्सो. 3Br2 plus 6 KOH, ऐसा तो कर ही सकते हैं. So if I'm writing that, be very careful at this place. If I'm writing 3Br2 plus 6 KOH
then obviously I'll be writing 5 kBr plus KBrO3, 1 KBrO3 plus 3H2O. The moment I'm making it half na, I'll be making electron also half, है ना? ये ध्यान में रखना. This is important. Okay. If you are multiplying the whole reaction by some number, then the electrons का number भी same number से multiply हो जाएगा. Is it okay? So half से multiply किया तो electron भी half हो गया. Any doubt up to this point? वैसे नीचे वाला देखो ना, ऊपर वाले का ही उल्टा है, जस्ट मीडियम चेंज हो गया और आयनिक फॉर्म में लिख दिया ना. तो नंबर्स देखोगे, you'll be finding similar numbers in this case also, but again I told you, ये देखो कॉम प्रोपोर्शनेशन है ना. This is कॉम प्रोपोर्शनेशन because if you see it carefully ना, ये राइट साइड में जो I2 0 में है, that is going on the left side -1 and +5, and that's why we'll say कि reverse reaction is a disproportionation reaction, because if you see this 0 से +5 या -1 दोनों में जाना is disproportionation, तो forward is com proportionation है ना. This was disproportionation. And this is com proportionation. इसी को sin proportionation भी बोलते हैं. तो यहां पर क्या करना है, जो राइट साइड में कॉमन सब्सटेंस है, जिस जो लेफ्ट साइड में दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स के साथ है, उसको दो बार लिखने का है फिर से. तो IO3- plus H plus giving, I'll write I2 plus I2 plus H2. And then वही सारे स्टेप्स है, अभी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे. So whatever we have followed, we'll be following the same method. So पहली बात तो जो एटम्स बैलेंस करने की बात थी, ऑक्सीडेशन स्टेट्स पहले मैं लिख देता हूँ. I'll be writing it -1 है, +5 है, 0 है, 0 है. These are the important oxidation states. Then I told you we will be multiplying these substances with appropriate numbers so that the atoms are balanced. तो यहाँ पे we need to write 2. We need to write 2 here so that iodine atoms are balanced, है ना. इसके बाद like I told you, oxidation and reduction की बात करेंगे. If you see +5 से 0 जाना is reduction and -1 से 0 जाना is oxidation. तो चलो -1 से 0 वाला पहले कर लेते हैं. -1 से 0 जाना is oxidation. 1 का चेंज पर आयोडीन, we have got 2 आयोडीन, so 2. and रिडक्शन वाले पार्ट में +5 से 0 जाना, 5 का चेंज पर आयोडीन, we have got 2 iodine, and that's why total change is 10. Now if I have to multiply this by a number, then नीचे वाले में, blue वाले में, I'll be multiplying it with 5, है ना. The moment I'm putting here 5, so I'll be writing into 5 here, I'll be writing 5 here. ऊपर वाले में ऑलरेडी 10 है, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज आ रहा है. Now iodine is balanced, electrons are balanced, then I'll be adding them, already added है. इसके बाद like I told you, एक बार को कंफर्म कर लेना कि जो भी एटम्स को अभी तक बैलेंस किया था, we are claiming that कि functional atoms are balanced. Then I'll check it again. तो we have got left में देखो 10 + 2 12 iodine atoms are there, right में भी 5 + 1 6 into 2 12 iodine atoms are there. इसके बाद I need to balance the charge because it is ionic reaction. तो I need to see left side का charge कितना आ रहा है, तो 10 into -1 and 2 into -1. तो we have got -12 on the left side, -12 on the left side. Right side में there is no charge. अभी तक जितना ऐड किया था उसके हिसाब से we need to put 12H plus on the left side. The moment I am writing 12H plus, the charge is balanced. Now I need to balance either hydrogen or oxygen. अगर hydrogen balance किया तो I'll be writing 6 here, and then oxygen will automatically be balanced. Right side में देखो 6 oxygen है, left में भी 6 oxygen. Is it okay? Any doubt? So now I'll be putting the complete reaction. Okay. Then I'll be writing the overall reaction. It is 10I minus plus 2IO3 minus plus 12H plus is going to give you 6I2
plus H2O, and then it was having total 10 electrons का exchange. Or if I divide it completely by 2, then I am getting 5I minus plus IO3 minus plus 6H plus. Then I'll write on the right side 3I2. Sorry, this was 6H2O, 3H2O, and then we'll say that it will have 5 electrons involved. Any doubt up to this point? Anyone having any doubt? This was the story of balancing of redox reaction. Other methods are, other method is also there, जिसको हम लोग चार्ज बैलेंस मेथड बोलते, सॉरी आयन इलेक्ट्रॉन मेथड बोलते हैं, नॉट चार्ज बैलेंस, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड बोलते हैं. कोई फायदा नहीं है अलग से सीखने का, बिकॉज whenever you will be given a reaction you can balance it by any method. उसमें सिर्फ वही है, नाक सीधा पकड़ने की बजाय उल्टा करते हैं, पहले चार्ज बैलेंस करते हैं बाद में इलेक्ट्रॉन अलॉट करते हैं, इतना ही फर्क है और कुछ नहीं है. जो मैंने पहले इलेक्ट्रॉन अलॉट करके बाद में चार्ज बैलेंस किया ना, वहां पर पहले चार्ज बैलेंस कर देते हैं और फिर बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन चार्ज वी अलॉट द इलेक्ट्रॉन. तो ये जो रेड ब्लू लाइन मैंने पहले जो किया है ना, उसकी बजाय वहां पर पहले चार्ज बैलेंस किया जाता है और फिर देखा जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स कितना दें ताकि चार्ज और इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर दे अपने आप. बस इतना ही है वो, लेकिन हाफ फ्रैक्शंस में जाके ही करना पड़ेगा. तो उसका इमेजिनेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है टू डू इट इन वन लाइन, इसलिए मैं उधर जाने की कोशिश भी नहीं कर रहा हूँ, कोई फायदा भी नहीं होता. ठीक है. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज एक्चुअली अबाउट, जिसकी बात मैंने पहले थोड़ी सी मेंशन की थी कि वी कैन हैव अ मेथड इन विच वी डोंट नीड द बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन. उस मेथड को धीरे धीरे डेवलप करेंगे हम लोग. तो विल बी गोइंग फॉर समथिंग कॉल्ड थ्योरी ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस. इसकी चर्चा मैंने पहले भी की थी ड्यूरिंग थर्मोडायनेमिक्स, जब थर्मोकेमिस्ट्री में वी वर लर्निंग इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ना, वहां पर मैंने इक्विवेलेंस मेथड बताया था. इनफैक्ट आई टॉट यू द लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, जिसमें मैंने बोला था रिएक्शंस को बिना बैलेंस किए हुए भी वी कैन से दैट कि not necessarily the moles consumed and produced are equal, but necessarily gram equivalents consumed and produced will be equal for each reactant and product. है ना, यही चीज कहा था. लेकिन अब उसको थोड़ा सा और डेवलप करना है क्योंकि अभी हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन की बात आगे करने वाले हैं. तो बेसिक से चलेंगे, जो सबसे पहला अर्लियर डेफिनेशन था वहां से स्टार्ट करेंगे क्योंकि कुछ क्वेश्चन वहां से भी दिखेंगे तुमको. एंड देन विल बी टॉकिंग अबाउट कि उसको डेवलप करके कहां तक ले जाते हैं रेडॉक्स के लिए या एसिड बेस रिएक्शन के लिए, उसकी बात हम लोग करेंगे. ठीक है. तो फर्स्ट थिंग इज, एक पहले बहुत ही बेसिक जो टर्म आता है दैट इज इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट मास, जो भी बोल लो, उसका एक बेसिक डेफिनेशन आता है. वी आर गोइंग टू दैट पार्ट एंड देन we'll be talking about the remaining portion. बाकी जो टर्म्स आएंगे लाइक नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आएगा, we'll be talking about something called normality, इन सब की बात हम लोग करने वाले हैं. बट पहले ये जो बेसिक टर्म है ना, इसकी बात कर लेते हैं. सो इफ यू सी दिस वन, तो बेसिक पॉइंट क्या था, इट टॉक्ड अबाउट द रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन बाय दैट सब्सटेंस का एक पर्टिकुलर मास which is going to react with or which is going to displace 1 gram hydrogen or 8 gram oxygen or 35.5 gram chlorine. ना, एक क्वेश्चन तो बेसिक दिमाग में आ सकता है, यही तीनों एलिमेंट क्यों चूज किए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन ही क्यों, कोई और क्यों नहीं, है ना. तो उस समय तक व्हेन दिस कंसेप्ट केम ना, उस समय तक इट वाज नोन दैट कि व्हाटएवर एलिमेंट्स आर नोन ना, they are having at least one compound with these three elements, तो definitely, है ना. And that's why without any exception we can take the reference of hydrogen, oxygen और क्लोरीन. किसी एक के साथ तो दिए हुए एलिमेंट का कुछ ना कुछ कंपाउंड तो बनेगा ही बनेगा. ठीक है. एंड दैट्स व्हाई these three elements were selected. That was one part. Now इनका जो 1 ग्राम, 8 ग्राम, 35.5 ग्राम आया है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि इनकी वैलेंसी जो है ना, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की 2 और क्लोरीन की 1 लेकर ऐसा सोचा गया था. और उसी चीज को आगे हम लोग देखेंगे कि इक्विवेलेंट मास में वो रिफ्लेक्ट करने लगे. तो जैसे इफ आई से पहला वाला रिएक्शन जो मैंने दिया है, इफ यू सी द फर्स्ट रिएक्शन, इसमें अगर कोई पूछ दे इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम कितना है, इसमें इफ दे आर आस्किंग यू इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम कितना है, तो नाउ आई नीड टू सी. देखो अब इसको मैं एक एक करके कर देता हूं. सो आई जस्ट बी गिविंग यू वन पार्ट ऑफ इट, देन उसके बाद एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे. सो नाउ इफ यू सी, if I give you first one, अभी देखो यहाँ ये जो रिएक्शंस में दे रहा हूँ इनको बैलेंस करना भी डिफिकल्ट नहीं है ना, पहला वाला तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है ना. तो देन वी कैन यूज द मोल मेथड जस्ट टू आइडेंटिफाई
if I'm consuming 1 mole of this, then it is consuming 1 mole of H2, है ना? And 1 mole of H2 is nothing but 2 gram. 1 mole of calcium is nothing but 40 gram. Is it okay? Now I can have a unitary method. We can say 2 gram hydrogen is reacting, पूरा नहीं लिख रहा हूं, is reacting with 40 gram of calcium. So that's why 1 gram, because that was the reference, 1 gram hydrogen will be reacting with 40 upon 2 into 1, है ना? This much calcium. So we'll say this is 20 gram calcium, and that's why we are saying कि 1 gram hydrogen is reacting with 20 gram calcium, and that's why we'll say that if they are asking you equivalent mass of calcium कितना होगा, we'll just be reporting number. इसी में ग्राम इक्विवेलेंट मास अगर टर्म आ जाए तो विल बी सेइंग 20 ग्राम. इसी को अगर किसी ने बोला ग्राम इक्विवेलेंट मास कितना है, तो रफली लोग दोनों एक ही यूज कर लेते हैं, बट टू बी टेक्निकली करेक्ट, इक्विवेलेंट मास को जैसे एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास को यूनिटलेस बताते थे, वैसे इक्विवेलेंट मास को भी यूनिटलेस बताते हैं, बट ग्राम इक्विवेलेंट मास इज हैविंग द सेम नंबर विद यूनिट ऑफ ग्राम. इज इट ओके? एनी डाउट इन दिस पार्ट? एनी डाउट? वैसे दूसरा रिएक्शन देख लो. एल्युमिनियम का अगर पूछ दिया, मैंने जानबूझकर 3 रिएक्शंस लिए हैं जिसमें अलग अलग कहानी दी है. क्लोरीन वाला एक छूट गया, आगे आ जाएगा कहीं भी. सो नाउ सेकंड वाला इज लाइक एल्युमिनियम का पूछा, तो अगेन नाउ आई नीड टू बैलेंस इट. सो अप्रोप्रिएट बैलेंसिंग के लिए आई विल बी पुटिंग 3 here, 2 here and 4 here. तो वी आर सेइंग कि इसका मोल वाइज अगर मैंने इसका 3 मोल लिया है तो इसका 4 मोल कंज्यूम होगा. इसके 3 मोल का मतलब है 3 into 32 ग्राम, that is 96 ग्राम. एंड एल्युमिनियम का 4 मोल का मतलब है 4 into 27 ग्राम, है ना? 27 is its atomic mass. So that's why this is 108 gram. This is 96 gram, है ना? Then again we can have a unitary method. 96 gram oxygen reacts with 108 gram aluminium. So अभी देखो रेफरेंस क्या था, ऑक्सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से the reference was 8 gram. So we'll say then 8 gram oxygen will react with what mass of aluminium? So 108 upon 96 into 8, है ना? This much gram aluminium. And that is, if you solve it, we'll be getting 9 gram. And that's why we'll say equivalent mass of aluminium is 9. If it is asking gram equivalent mass, we'll say 9 gram. Any doubt at this point? Sometimes they can also talk about displacement. Therefore, if you see the language carefully, it doesn't talk about only reaction, it is also talking about the displacement of a particular substance. So, which reacts with or replaces. तो जैसे नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट या हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड में the metal will be reacting with dilute acid and that will be displacing or replacing hydrogen in the form of H2 gas. तो वैसा एक रिएक्शन ये वाला है, देखो this is 2, this is 3. तो third reaction is like that. Mg is replacing hydrogen from its sulfate, है ना? तो H2SO4 का MgSO4 हो गया. तो we can call it non-metal displacement या hydrogen displacement method also to identify the or to determine the equivalent mass, है ना? तो यहाँ पर if I take this reaction, यहाँ पे we will be talking about कि how much mass of H2 was displaced. ठीक है? तो if you see the third one, यहाँ पे I can simply say it is also balanced, है ना? तो इसका 1 mole बन रहा है this time. We are forming 1 mole from 1 mole of it. It is already balanced. 1 mole का मतलब यहाँ 2 ग्राम है. 1 mole का मतलब यहाँ if you do the approximation तो 24 ले सकते हैं इसको. So this is 24 gram. And then we'll say again 2 gram hydrogen is displaced by 24 gram magnesium. Magnesium, and that's why 1 gram hydrogen, because that was the reference mass, 24 upon 2 gram magnesium. So
we have got 12 gram magnesium, and that's why we'll write equivalent mass of magnesium. इट्स आर नॉट जनरलाइज्ड, ऐसा नहीं कहेंगे, अभी वो चीज आ रही है। इनफैक्ट अभी तक जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ एग्जांपल, दैट सेज की इक्विवेलेंट मास इज मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी। अभी के लिए इतना बोल सकते हैं, वैलेंसी। विल नॉट गो फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज समटाइम्स ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी नेगेटिव आल्सो। अभी मेटल्स की बात कर रहे हैं, मेटल्स की वैलेंसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट मच वी कैन से राइट नाउ, ठीक है। बाद में इसको जनरलाइज कर देंगे हम लोग, बट राइट नाउ आई एम गोइंग बाय द अर्लियर डेफिनेशन, तो विच टॉक्स अबाउट की कितना मास कर रहा है। तो इट लुक्स लाइक कि हर बार हम लोग एटॉमिक मास में वैलेंसी से डिवाइड कर रहे हैं। अभी तक जितने मैंने एग्जांपल दिया उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट विल आल्सो बी द राइट टर्म, क्योंकि दीज आर द मेटल्स व्हिच आर हैविंग ऑलवेज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। तो वहीं से देखो, वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से किसी एक पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, तो वी कैन से दैट कि चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर हो जा रहा है ना। बाद में इसको जनरलाइज करने वाले हैं, एंड वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन है। So we'll not call it oxidation state, we'll call it change in oxidation state, okay? This will be 12. And that's why gram equivalent mass of Mg will be 12 gram here. Is it okay? Any doubt up to this point? मैं आगे तो मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ। Any doubt? If you don't have any doubt, then solve this one. Starting, your answer is not right. Anyone else having any answer? Yes, Pratyush, you have got the right answer. So if you are going in that zone ना, जहाँ 0.795 का 20% कितना होता है, रिमेनिंग कितना है, इसमें जा रहे हैं, तो you are not doing wrong thing, but you are wasting your time, because we are going to have the first line of the unitary method by this mass का ratio, है ना, and that's why don't go in that zone कि कितना exact है. They have taken any sample size. We are talking about कि अगर ये 20% ऑक्सीजन बाय मास है, तो रिमेनिंग 80% was metal by mass, है ना, और इतने से देखो काम हो जाएगा. तो we'll be saying that if I am having 20 gram oxygen,
that is going to react with 80 gram metal, है ना? And then the reference was 8 gram. So if I'm having 8 gram oxygen, then it will be reacting with 80 by 20 into 8 gram metal, है ना? And that is, if you solve it, we'll be getting 32 gram metal. And that's why we'll say that if it is asking equivalent mass kitna hai, we'll report 32. So we'll write equivalent mass of metal is 32. This will be the answer. Gram equivalent mass will become 32 gram. Any doubt? Tarang, किधर गड़बड़ हुआ? What is the mistake? सर वो 8 ग्राम ऑक्सीजन की जगह 16 ले लिया. अच्छा, तो अपने को याद रखना है ना, 1 ग्राम हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन, 35.5 ग्राम क्लोरीन, है ना? That was the reference. Solve this one. Vivan, your answer is not right actually. And equivalent mass इतना कम तो I cannot expect, है ना? Sarang, your answer is right. Anyone else having any answer? महक, एक भी आंसर नहीं आ रहा है अभी दिया. हाँ, no, it is right. Raima, Aditya, Pratyush, your answer is not right. Raima, Aditya, Neil, Udayan. You don't have time given. Try कर रहे हो तो करो. I'll just give you the idea कि किधर जा रहे हैं हम लोग. So 112 ml, not liter. First thing. This much of dry H2 gas measured at NTP का मतलब है this is nothing but 112 upon 22,400. This much mole of H2 gas है ना, which is 1 by 200 mole. And which means what is the mass of this much? So 1 by 200 into 2 gram है ना, which is 1 by 100 gram, 0.01 gram. Now we have got again relation. और ये देखो displacement वाला है ना, तो यहाँ पे we can write 0.01 gram hydrogen is being displaced by, I'm not writing the complete line, is being displaced by this much gram metal. And that's why we'll write 1 gram, because 1 gram was the reference, hydrogen is being displaced by this much upon 0.01, which is 32.5.
and that's how we'll say equivalent mass of metal is 32.5. What is the mistake, Pratyush? सर कैलकुलेशन एरर. Okay, just be careful, है ना. इसमें तो मतलब सर भी कुछ नहीं कर सकते. You have to take care by yourself. Okay. Anyone having any doubt? अब ये बहुत ही बेसिक पॉइंट है, आगे जाकर देखोगे इसका कोई काम नहीं आएगा. तो दिस वाज जस्ट एन अर्लियर डेफिनेशन, बहुत ही लिमिटेड कंटेक्स्ट में टॉक्ड अबाउट दैट दिस टाइप ऑफ थिंग. तो whenever they are giving you such type of question ना, तो अपने आप समझ में आ जाएगा. They are talking about metal with oxygen और metal with hydrogen और metal with chlorine. बट आगे जाकर हम लोग जनरल मेथड पढ़ेंगे, देन इट विल बिकम मच इजियर देन व्हाटएवर स्ट्रगल वी आर हैविंग ना, उससे मच इजियर हो जाएगा जब हम लोग जनरलाइज्ड डेफिनेशन देखेंगे. तो उसी डायरेक्शन में बढ़ने के लिए नाउ आई विल बी गिविंग यू 2-3 स्टेप्स जिसमें हम लोग इक्विवेलेंट मास की बात करेंगे. 2-3 केसेस में आई विल बी टॉकिंग अबाउट इक्विवेलेंट मास, एंड देन अल्टीमेटली आई विल बी गोइंग टू एसिड बेस रिएक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन. ठीक है. तो सबसे पहले, विदाउट कंसीडरिंग एनी रिएक्शन, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इक्विवेलेंट मास ऑफ आयंस, वो क्या बोलते हैं? तो इट इज सिंपली फॉर्मूला मास ऑफ द आयन अपॉन चार्ज ऑन द आयन. ठीक है. और मॉड्यूलस ऑफ, दैट मींस मॉड ऑफ चार्ज ऑफ आयन. तो जैसे H प्लस के लिए किसी ने पूछा ना, फॉर्मूला मास का मतलब अगर ये एटॉमिक आयन है तो एटॉमिक मास है, मॉलिक्यूलर आयन है तो मॉलिक्यूलर मास. ठीक है. इसका मतलब है एटॉमिक मास फॉर एटॉमिक आयन एंड मॉलिक्यूलर मास फॉर मॉलिक्यूलर आयन. लाइक इफ आई हैव टू राइट H प्लस का, बिना किसी रिएक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, कोई रिएक्शन नहीं है, देन इफ दे आर आस्किंग यू H प्लस का इक्विवेलेंट मास कितना है, सिंपली विदाउट गिविंग एनी रिएक्शन, विदाउट गेटिंग एनी इन्वॉल्वमेंट इन द रिएक्शन वाला पार्ट, आई विल से इसका फॉर्मूला मास 1 है और इसके बाद चार्ज जो है उसका मॉड भी 1 है, तो दिस विल बी 1 ओनली. कैन यू टेल मी Na प्लस का कितना लिखूं? Na का एटॉमिक मास इज 23, तो फॉर्मूला मास इज 23 अपॉन चार्ज इज 1, तो 23 ओनली. But if I am talking about Mg2 plus, I'll be writing इसका atomic mass is 24, so formula mass is also 24. By charge is 2, that's why it will become 12. Is it okay? Sulfate के लिए, if you calculate molecular mass, because it is molecular ion, so we need to calculate molecular mass. That will be coming 96 by 2 will be 48. Phosphate ion लोगे तो if you calculate molecular mass, it will be coming 95 divided by how much? बताओ, how much? 95 divided by how much? क्या लिखूं? Anyone? सर इक्विवेलेंट 3. मास फॉर्मूला मास अपॉन चार्ज का मोड है ना, तो 3 लिखना होगा. नॉट कंप्लीटली डिविजिबल, तो मैं ऐसे ही छोड़ देता हूं इसको, है ना. आई कैन डू दैट राउंड ऑफ, बट उसमें जाने की अभी जरूरत नहीं है. इफ यू सी कार्बोनेट, देन इफ यू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास, इट इज कमिंग 60. तो 60 डिवाइडेड बाय 2, वेरी गुड नील. तो 60 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 30. So these are the equivalent masses. If I am not mentioning any reaction, simply I am asking carbonate का equivalent mass कितना, तो you will be saying 30. But if I go to reaction, then we'll talk about that later, है ना. जो redox है कि नहीं है उसकी बात करेंगे. But इतना करके, now if I am talking about equivalent mass of any binary compound, कोई binary compound दे दे जिसमें cation और ion में उसको divide कर सके, then if they are talking about binary compound जिसके इक्विवेलेंट मास की बात करें विदाउट अगेन कंसीडरिंग एनी रिएक्शन, और इट मे बी अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आल्सो, ऐसा कहीं हो जाए, तो फिर देन इफ दे आर टॉकिंग अबाउट इक्विवेलेंट मास, तो उसका मतलब क्या है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर. तो इसमें एक बेसिक फॉर्मूला बन रहा है कि इसमें इक्विवेलेंट मास ऑफ कैटायन प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ अनायन को ऐड कर दो, यू विल बी गेटिंग इक्विवेलेंट मास ऑफ बाइनरी कंपाउंड. ओके. कैन यू टेल मी Na2SO4 का कितना होगा? सर 71. Okay, let's see that. Neil is saying 142. Okay, let's see. We have got sodium anion. तो इसके लिए देखो formula mass is 23 upon 1 plus sulfate is 96 upon 2, है ना. तो we have got 23 plus 48 and that is nothing but 71. Is it okay? Clear ना Neil? हाँ. Second वाले part में if you see we have got aluminium, तो we have got 27 upon 3
प्लस सल्फेट 96/2. नंबर डजंट मैटर कि कितने सल्फेट है, वो नहीं करना है. डायरेक्टली वी हैव गॉट एल्युमिनियम आयन, वी हैव गॉट सल्फेट आयन, तो वी आर राइटिंग इट 9 + 48 57 आ जाएगा. Similarly, calcium phosphate is having calcium ion, तो 40/2 plus phosphate के लिए 95/3. If you calculate that, 20 plus 95/3 will be 60, 155/3 है ना? Is it okay? Now, इतने से भी एक आध क्वेश्चन तो और निकल ही जाएंगे. तो अगेन आई एम टेलिंग यू कि ये कहां पे काम आएगा. इफ आई हैव गॉट सम रिएक्शन विच इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिर्फ कैटायंस एनायन एक्सचेंज हो रहे हैं, वहां पे भी काम आ सकता है. या फिर इफ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी रिएक्शन, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में व्हेन विल गो ना इन द कंडक्टेंस वाला पार्ट, उसमें कोई रिएक्शन ही नहीं रहेगा, बट स्टिल विल बी टॉकिंग अबाउट कि इसमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने हैं, या फिर इक्विवेलेंट मास कितना, इस तरह की चीजें वहां पे हम लोग बात करेंगे. तो वहां पे it will be useful. So that's why I told you, without considering any reaction, or if I'm talking about reaction, it can be a double displacement reaction. ठीक है. तो वहां पर अगर पूछ लेना, जैसे I'll give you an example. मान लो अपने को दे दिया कोई भी एक रिएक्शन BaCl2, ये इसका मैं एग्जांपल दे देता हूं. जैसे if I give you BaCl2 plus Al2SO4 thrice ले लो, and that giving AlCl3 plus BaSO4, ऐसा कुछ दे दे. एंड देन इफ आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट कि यहाँ पे इक्विवेलेंट मास कितना है, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, इट इज नॉन रेडॉक्स रिएक्शन. ये एसिड बेस रिएक्शन भी नहीं बोलेंगे, यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट है. बेरियम इज कैप्चरिंग सल्फेट, एल्युमिनियम इज कैप्चरिंग क्लोराइड, है ना. तो दैट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इन दीज केसेस वी कैन यूज दिस फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट मास. तो जैसे आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन, देन वी विल टॉक अबाउट अनदर पार्ट. अगेन एक क्वेश्चन जरा ट्राई करो. Try to solve this one. Okay, Sharan has got the right answer. Mahak, your answer is not right. Now Mahak has got the right answer. Pratyusha has got the right answer. चलो देखते हैं इसको. So basically एक ही tricky part था. When we are talking about equivalent mass of sodium salt of organic acid, we have got two parts. We have got equivalent mass of Na plus equivalent mass of the anion of the acid, है ना? And that is 82. उसमें से इक्विवेलेंट मास ऑफ Na प्लस इज ऑलरेडी 23/1, है ना. That says
equivalent mass of anion of acid will become 82 minus 23, which is 59. Will be 82 minus 23, which is 59. बट ये इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड नहीं है, ये इक्विवेलेंट मास ऑफ अनायन ऑफ एसिड है. अनायन के अलावा क्या होता है, एसिड के पास H प्लस होता है ना. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड will be equivalent mass of H plus the anion of acid. That's why we'll write this is 1 by 1 plus, अभी just calculate किया 59, plus will be 60. That is the answer. One more thing which I want you to know. अगर मैं यही काम जो किया है ना मैंने, इसमें कहीं डाउट है तो पूछ लो. क्वेश्चन नंबर 4 जो दिख रहा है इसमें कहीं डाउट है तो पूछ लो. If you have any doubt. Clear ना everyone? So let's go for the next question. Next question एक learning देने के लिए. It is having some calculations. I'll do that because we don't have that much time. So I'll do that calculation and then we'll move forward with the result जो यहाँ से मिलेगा. I'll be doing all the calculation. तुम घर पे बैठ के कर भी सकते हो. तो मैं एक दो करके दिखा देता हूँ, जैसे लास्ट वाले ही करते हैं. ठीक है. कैटायन के लिए क्या होगा 40/2. Equivalent weight of cation will be 20. अनायन के लिए क्या होगा 95/3. I'll keep that as it is. तो हम लोगों ने सीखा भी था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले. This plus this is 155/3 है. Now I want to do another exercise where total charge of cation या फिर mode of total charge of anion कितना है. तो if you see this is +2 एक का है तो 3 cation का 6 हो गया ना. टोटल इसलिए लिखा मैंने. तो यहाँ पे we are writing +3 into 2 या फिर -2 into 3 कर दो, whatever you want to write, और -2 into 3 कर लो, इसका मोड ले लो, and that is 6 only. Now it says just calculate the molecular mass. Molecular mass calculate करोगे ना तो you will be getting 310 divided by n. n मैंने यहीं पे निकाला, this is n. So divided by n, n is 6, then it is also coming 155/3. तो my point is ये जो कॉलम है और ये जो कॉलम है ना, दोनों exactly same आ रहा है ना. They are coming same, and that's why now we can generalize the definition of this equivalent mass. वापस जाते हैं, फिर से रिविजिट करते हैं इसको जो अभी हम लोगों ने देखा, और इनफैक्ट विवान उस डायरेक्शन में आई थिंक बढ़ भी गया था. Can we call it atomic mass or molecular mass, whatever the substance is, divided by oxidation state? Not exactly oxidation state, but it will be in general molecular mass or atomic mass. If it is an atom, to atomic mass, molecular है तो molecular mass divided by some number. Different cases will be having different kind of number for the formula. Okay, तो जैसे I gave you the earlier definition, उसके हिसाब से you can simply say it is nothing but molecular mass or atomic mass upon valency, है ना. कैल्शियम की वैलेंसी 2 थी तो देखो 2 से डिवाइड हुआ है, 40/2 हो गया है. एल्यूमिनियम की 3 आ रही थी तो 27/3 आ गया था, 9 आ गया था ना. Mg का वैलेंसी अगेन 2 था तो फिर देखो 24/2 आ गया था, 12 आ गया था ना. तो दिस वाज वैलेंसी. तो वी कैन कॉल इट इन दीज केसेस, वी कैन से इक्विवेलेंट मास इज एटॉमिक मास अपॉन 2, एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी, है ना. वैसे दूसरा वाला केस जब हम लोगों ने सेकेंड टाइम भी किया तो देखो वही मोड ऑफ चार्ज ऑफ आयन आ गया था, फॉर्मूला मास अपॉन मोड ऑफ चार्ज आ गया था. तीसरे वाले में जब हम लोग यहाँ पे पहुंचे तो यहाँ पता चला कि इट इज अगेन, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बाइनरी कंपाउंड्स इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और इन you say without any reaction, we are saying that it is molecular mass upon n, where n is the total positive charge of cation or mode of total negative charge of anion. So now we are generalizing it that equivalent mass can be called molecular mass upon some number. That number we start calling them n factor. ठीक है. तो क्या कह रहा हूं मैं, यहां से क्या कंक्लूजन निकला. For this case we are having molecular mass upon n is becoming the equivalent mass, where n is the total positive charge of cation or mode of total negative charge of anion. But in general we can say that equivalent mass is formula mass. It will be atomic mass if it is atom, molecular mass if it is molecule. So formula mass upon some number which will be called n factor.
तो पहला कंक्लूजन इस रिजल्ट के लिए, वट एवर वी हैव लर्न उसके लिए ये वाला कंक्लूजन है. बट जनरल रिजल्ट व्हाट वी कैन राइट ना नाउ, आगे के लिए वी कैन राइट इक्विवेलेंट मास इज ऑलवेज, या तो बाइनरी कंपाउंड की जरूरत नहीं है, I'll remove it. Simply equivalent mass for any given substance is formula mass upon n factor. Okay. So this much we need to understand. अब इसके बाद क्या होगा ना कि एक तो टर्म मिल गया, बट इससे रिलेटेड और टर्म आ सकते हैं. तो जैसे वन टर्म इज ग्राम इक्विवेलेंट मास, अनदर टर्म इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, अनदर टर्म इज नॉर्मेलिटी. ये तीन टर्म जो है ना बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले हैं. इनफैक्ट इक्विवेलेंट मास से ज्यादा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नॉर्मेलिटी एंड जो मैंने ग्राम इक्विवेलेंट मास बोला, ये सब ज्यादा यूज होने वाले हैं. तो अब उन टर्म्स का भी डेफिनेशन जान लेते हैं. एंड यू विल सी दैट कि अभी हो क्या रहा है ना. देखो, एक है मोल मेथड. हम लोग क्या कर रहे हैं ना, वी आर ट्राइंग टू सॉल्व अ क्वेश्चन बाय डिफरेंट मेथड. तो मोल मेथड में एक टर्म है मोल, नंबर ऑफ मोल्स आई कैन से, आई विल राइट इट नंबर ऑफ मोल्स. दूसरा होता है जैसे मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास इन जनरल. तो एटॉमिक मास हो सकता है, मॉलिक्यूलर मास हो सकता है, दैट वी रेगुलरली यूज. कंसंट्रेशन टर्म में वी हैव गॉट अ टर्म कॉल्ड मोलरिटी, है ना. तो ये जो टर्म्स है ना, we are going in it's like going in a parallel universe where the rules are different, terms are different. So equivalent method will have some related term but different name of terms. They are not exactly same. Equivalent method या equivalence method में will be having different terms. जैसे will be having number of gram equivalents or equivalents, will be having equivalent mass, will be having concentration term में will be having a term called normality. So you'll find that we are going to use these terms. So for that we need to know कि what are the definitions of these terms. और देखो इन सब में जो रिलेशन की कहानी है ना, that will be related by something called n factor. ये बार बार आएगा और यही हमारा रिमेनिंग चैप्टर में देखोगे ना, मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस n फैक्टर. एक ये कहानी हो गई और एक दूसरा है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस. दो चीजें एक साथ जान लेंगे और फिर हमारा काम हो जाएगा. देन विल बी अप्लाइंग इट फॉर एसिड बेस रिएक्शन, विल बी अप्लाइंग इट फॉर डिफरेंट केसेस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन. लाइक आई टोल्ड यू, ये जो तीन टर्म मैंने बोले ना, ग्राम इक्विवेलेंट मास व्हिच इज सिंपली इक्विवेलेंट मास रिप्रेजेंटेड विद ग्राम, दैट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स एंड नॉर्मेलिटी, ये तीन जो टर्म्स है ना, इनका डेफिनेशन एंड रिलेशन ये देखने वाले हैं. So basically, if you see gram equivalent mass is nothing but equivalent mass expressed with gram. So it will be gram formula mass upon n factor. Like I told you, equivalent mass was formula mass upon n factor. वैसा ही यहाँ ग्राम अगर एटम है तो ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास अपॉन n factor. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, जैसे मोल कैसे निकालते थे, टोटल मास अपॉन फॉर्मूला मास, ग्राम फॉर्मूला मास. तो यहाँ क्या करेंगे, टोटल मास अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट मास. अब ये ग्राम इक्विवेलेंट मास को वी कैन राइट ग्राम फॉर्मूला मास अपॉन n फैक्टर एंड दैट विल लीड टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर. दिस इज इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला है. ठीक है. वैसा ही नॉर्मेलिटी को लास्ट टाइम हम लोगों ने मोलरिटी जब पढ़ा था, तो डेफिनेशन वाज मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. इस बार मोल्स की जगह वी आर यूजिंग ग्राम इक्विवेलेंट्स, है ना. तो दैट्स व्हाई ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. अभी देखो ग्राम इक्विवेलेंट्स को मैं क्या लिख सकता हूं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर, है ना, इनटू n फैक्टर. और जैसे ही मैंने लिखा, अभी देखो n फैक्टर के अलावा जो टर्म हो रहा है ना, वो हो गया मोलरिटी का, है ना. अभी देखो ये वाला जो टर्म है ना, अदर देन द n फैक्टर, इफ यू सी इट केयरफुली, ये वाला जो टर्म है ना, ये पूरा इतना जो बच गया, दिस इज नथिंग बट मोलरिटी, है ना. This is molarity and that's why normality is nothing but molarity into n factor. और दूसरी चीज जो है, जो पहले डेफिनेशन से समझ में आ रही है, ग्राम इक्विवेलेंट्स को अगर निकालना है तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम विल डायरेक्टली गिव यू ग्राम इक्विवेलेंट्स. मोलरिटी इनटू n फैक्टर इनटू वॉल्यूम विल गिव यू ग्राम इक्विवेलेंट्स. तो आगे जाकर मैं ये एक चार्ट दूंगा जिससे विल बी लर्निंग कि ग्राम इक्विवेलेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑल द टाइम. सो ग्राम इक्विवेलेंट्स तक पहुंचने के लिए क्या क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं,
दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस लेटर, ठीक है। बट अभी तक कोई डाउट है तो पूछिए, इफ यू हैव गॉट एनी डाउट, नॉट हेजिटेट इन आस्किंग एनी डाउट, इफ यू हैव गॉट डाउट जस्ट टेल मी। ओके, सो अगर डाउट नहीं तो फिर कहानी बिल्कुल आसान है। आसान क्या है कहानी, क्योंकि हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री के टाइम पे, लाइक आई टोल्ड यू, जब हम लोगों ने एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पढ़ा था, उस समय हम लोगों ने इस टर्म की बात की थी, ग्राम इक्विवेलेंस की, और फिर एक लॉ की बात की थी, एंड दैट लॉ वाज लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। इट सेज सिंपली, जो मैंने स्टार्ट में भी मेंशन किया था, that in any reaction the number of gram equivalents of each reactant consumed and number of gram equivalents of each product produced, they are exactly equal। इसका मतलब है ये कहानी हम लोग बिना बैलेंसिंग के अगर हो पाए तो कर देंगे, और उससे हमारा काम आसान हो जाएगा। तो बाद में हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे हैं जिसकी बिना बैलेंसिंग के भी we can talk about the number of gram equivalents of the reactant consumed and number of gram equivalents of product produced, and उसको relate करते ही whatever they are asking now we can solve those questions। So this is law of chemical equivalence, जो हम लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है। I'm just mentioning it again, but if even then if you have got any doubt just ask me, any doubt। तो जैसे एसिड बेस रिएक्शन में क्या लिखेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड कंज्यूम विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस कंज्यूम्ड। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या लिखेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंज्यूम्ड विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट कंज्यूम्ड। बट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑल द टाइम, दैट्स व्हाई वी नीड टू फाइनलाइज फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, एंड दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू अ वेरी सिंपल चार्ट जिसमें मैंने उसको ऑलरेडी रिलेट करके देखा है। तो इसी को रिवाइज करते रहोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ये तुमको बता रहा है कि ग्राम इक्विवेलेंट से किसी दूसरे टर्म तक या किसी दूसरे टर्म से ग्राम इक्विवेलेंट तक आने का रास्ता क्या है। तो लाइक आई टोल्ड यू, बेसिक डेफिनेशन वाज मास अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट मास, बट मास अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट मास को वी कैन राइट मास अपॉन मोलर मास इनटू एन फैक्टर, है ना। दैट इज द फर्स्ट फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला जो है, टोटल मास अपॉन मोलर मास इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर इज अगेन द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। तीसरा, मैंने नॉर्मेलिटी का डेफिनेशन के टाइम पे ही दिखाया था तुमको। देखो ना, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम जैसे ही किया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स मिल जा रहा है, लेकिन मोलरिटी इनटू एन फैक्टर करने के बाद देन इनटू वॉल्यूम इज गोइंग टू गिव यू द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, है ना। ये एक कहानी हो गई। एक चौथी कहानी ये भी कभी कभी हो सकती है, दे कैन गिव यू, दे कैन टॉक अबाउट एनी गैस और उसका वॉल्यूम एट एनटीपी दे देंगे ना। तो volume at NTP divided by 22.4 liter gives you moles, and that much into n factor will give you gram equivalents, है ना। I'm just giving you one more formula for gases, for gas, that to ideal only। तो ideally मान के चलते हैं यहाँ पे, we are writing total volume in liter upon 22.4 liter into n factor will also give you gram equivalents, है ना। तो sometimes they may mention the volume at NTP for a gas, ठीक है। तो गैस के लिए लगाना, बाकी के लिए मत लगा देना ये फॉर्मूला। दिस इज अनदर वे ऑफ रीचिंग फ्रॉम ग्राम इक्विवेलेंट टू अनदर टर्म और अनदर टर्म टू ग्राम इक्विवेलेंट। एनी डाउट इन दिस? अभी देखो, जैसे इसमें एक बेसिक पॉइंट मैं दिखा रहा हूँ कि अगर मान लो एन एन फैक्टर इन एसिड बेस रिएक्शन की बात करें तो क्या होगा, एंड देन विल बी अप्लाइंग दैट ग्राम इक्विवेलेंट का मेथड। तो एन फैक्टर क्या होता है, तो फॉर एसिड इट विल बी द नंबर ऑफ H प्लस डोनेटेड और नंबर ऑफ OH माइनस एक्सेप्टेड पर मॉलिक्यूल। मैंने OH माइनस क्यों मेंशन किया, क्योंकि वी कैन हैव एसिड लाइक H3BO3 एंड वी नो दैट कि वो H प्लस रिलीज नहीं करता, इट कैप्चर्स वन OH माइनस, एंड दैट्स व्हाई इट इज मोनो बेसिक एसिड, है। तो वहां पर OH माइनस एक्सेप्टेड की बात करेंगे। वैसे ही दूसरा बेस की बात करेंगे, इट कैन बी H प्लस एक्सेप्टर और OH माइनस डोनर, है ना। तो इफ इट इज OH, जैसे NaOH है, KOH है, इन सबको बोलते हैं दे आर गोइंग टू डोनेट टू OH माइनस। H प्लस एक्सेप्टर मतलब जैसे मान लो ऑर्गेनिक एसिड्स है, अमीन है, RNH2 आ गया, या NH3 सिंपली इफ यू से, तो NH3 will be capturing one H plus, and that's why its N factor in an acid base reaction will be 1, है ना। तो like I am giving you a chart and I have just segregated it already. So if you see this one, इसमें मैंने पहला रो रखा ही है सारे के सारे, और जानबूझ के मैंने हाईलाइट किया है क्योंकि वो थोड़े से अलग से केस है, जो दिखता है वैसा है नहीं। तो H3PO2 बेस्ड ऑन इट्स स्ट्रक्चर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट। जैसे H3PO2 की बात मैं करूँ ना, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इट इज लाइक डबल बॉन्ड O and there is just one H which is bonded with O,
and that is the only acidic hydrogen, and that's why we are saying it is a monobasic acid. H3PO3 में क्या होता था? It is not a protic acid simple. We are saying that कि इसका lone जो vacant orbital है ना, that is going to capture one OH minus, and that's why it is monobasic Lewis acid, है ना? इसको हम लोगों ने बोला था this was monobasic Lewis acid. तो इसलिए ये दोनों है. H3PO3 जो है उसमें दो OH जो है वो O के साथ बॉन्डेड है, दैट्स व्हाई इट इज अ डायबेसिक एसिड. तो इसका N फैक्टर जो होगा ना, पहले वाले में N फैक्टर विल बी 1, तो इक्विवेलेंट मास विल बी मोलर मास अपॉन, या ग्राम इक्विवेलेंट मास विल बी मोलर मास अपॉन 1. बट सेकंड कॉलम में जस्ट बी वेरी केयरफुल, मोलर मास को मैं m लिख रहा हूं तो m अपॉन 1 लिख रहा हूं मैं. सेकंड वाले में इट कैन बी 1 और 2, इफ नथिंग इज गिवन वी विल टेक 2, बट समटाइम्स दे कैन गिव यू द रिएक्शन. तो रिएक्शन में देख लेने का है कि वेदर इट इज गोइंग टू, इफ इट इज एसिड, वेदर इट इज गोइंग टू इज इट रिलीजिंग 1H प्लस और 2H प्लस. बेस्ड ऑन दैट वी कैन हैव अ डिसीजन. तो इसका m अपॉन 1 हो सकता है और m अपॉन 2 हो सकता है. इफ नथिंग इज गिवन वी विल बी टेकिंग m अपॉन. वैसे H3PO4 के लिए 1 और 2 और 3 तीनों पॉसिबिलिटी है. नथिंग इज गिवन विल टेक 3. वैसे ही m अपॉन 1 और m अपॉन 2 और m अपॉन 3 कुछ भी हो सकता है. नथिंग इज गिवन विल टेक m बाय 3. बेसिस के लिए भी वही कहानी है. 1 m अपॉन 1, 1 और 2 तो m अपॉन 1 और m अपॉन 2. इफ नथिंग इज गिवन विल बी टेकिंग m बाय 2, एंड यहाँ पे n फैक्टर 2 लेना है. यहाँ 1 और 2 और 3, again like I told you, 3 will be by default n factor, so m by 1, m by 2 or m by 3, but m by 3 will be by default the gram equivalent mass. Any doubt in that? Any doubt? चलो ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ ना, I'll be giving you some homework from this acid base titration, and I also am indicating homework from the module से अगर तुम try करना चाह रहे हो तो I'm giving you from now on, I'll try my best की I'll be giving you all the cases ना, जो केस कवर करते जाएंगे ना, उसका मॉड्यूल जो बुकलेट तुम लोगों को मिला है ना, उसमें कौन से क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो. I'll start giving you those things also after every class. So अगर बहुत कम डिस्कशन होता है किसी चैप्टर में, then only I can not give you, but I'm dividing it into categories so that you can have that comfort कि हाँ ठीक है, अभी मेरे को ये टॉपिक हो गया है तो these questions we can solve. So homework questions में I'm giving you some questions जो कि next class में obviously discuss करेंगे, but I'm also giving you some questions from module जो ट्राई करोगे और कहीं डाउट रहेगा तो पूछ लोगे. देखो जैसे मैंने इसको डिवाइड कर दिया है, ऑक्सीडेशन स्टेट या रेडॉक्स की बैलेंसिंग पे रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस तुमको मिलेंगे. एक्सरसाइज 1 एंड 2 की बात कर रहा हूं मैं, प्रीवियस ईयर का चैप्टर खत्म होने के बाद एवरी टाइम यू विल बी गोइंग. ठीक है. दूसरा जो अभी मैंने जस्ट थ्योरी ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस बताया या लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस बताया, उससे कौन से क्वेश्चन है, एंड देन एसिड बेस टाइट्रेशन ट्राई कर सकते हो. नेक्स्ट क्लास के बाद ज्यादा कंफर्ट रहेगा. तो आई हैव गिवन यू हियर 4 क्वेश्चंस जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, एंड देन विल बी मूविंग अहेड. ठीक है. तो इतना करके रखोगे सो दैट नेक्स्ट मंडे को व्हेन वी विल मीट विल बी गोइंग इनटू एसिड बेस टाइट्रेशन. तो इतना ही, इससे ज्यादा करना नहीं है. हाँ, जब हम लोग बैक टाइट्रेशन और डबल टाइट्रेशन में जाएंगे, अगेन दिस एसिड बेस टाइट्रेशन विल बी कमिंग. बट इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मेन टॉपिक ऑफ द डिस्कशन जो होगा ना, वो होगा हमारा रेडॉक्स टाइट्रेशन के लिए. जब हम लोग एन फैक्टर की बात करते हैं तो हाउ टू डिटरमिन दैट, एंड देन विल बी टॉकिंग अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ टाइट्रेशन which mainly will be related to redox reaction, but like I told you, हो सकता है तुमको बैक टाइट्रेशन या डबल टाइट्रेशन की बात आए तो वहां एसिड बेस रिएक्शंस आर आल्सो पॉसिबल. तो वी कैन हैव कॉम्बिनेशन ऑफ दोस टाइट्रेशंस आल्सो. हो सकता है एक ही क्वेश्चन में एसिड बेस टाइट्रेशन भी आ जाए और रेडॉक्स भी आ जाए. तो विल टॉक अबाउट दैट आल्सो. बट इतना जितना मैंने दिया इसको ट्राई करके रखोगे सो दैट वी कैन डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास एंड देन विल मूव अहेड, है ना. चलो काफी हो गया आज के हिसाब से, इतना ट्राई करके रखोगे एंड देन विल हैव अ डिस्कशन. नेक्स्ट क्लास जो वेडनेसडे का क्लास है दैट विल बी ऑन द रिएक्शन मैकेनिज्म. वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रिएक्शन मैकेनिज्म. ओके, चलो जी फिर क्लोज करते हैं ना. ओके, बाय एवरीवन.